बॉडी बिल्डिंग में बहुत सारा डिसिप्लिन होता है। मैं जब जाता हूँ, मेरे बंदे अगर कोई थाली में अगर किसी के गुलाब जामुन दिख जाए ना कहीं प्रोग्राम में, तो बंदा थाली फट से छुपा लेगा या फिर कहीं रख देगा थाली। आपने जो भी खाया, कैलोरीज आपने जमा कर लिया है पेट में, वो बंदे को तो सबसे ज़्यादा एक्सरसाइज की ज़रूरत होती है। वेट ट्रेनिंग का भी रहेगा, कार्डियो का भी रहेगा। वो भी नेशनल गोल्ड मेडल करता था, तो वो उसको भी एक बंदे ने वो मेरा स्ट्रॉन्ग मैन ना बने करके उसको अपने जेब से दारू पिलाना शुरू कर दिया, और वो भी बंदे ने पीना शुरू कर दिया। संभाजी महाराज के बारे में भी आपको पता है कि 80 केजी की उनकी तलवार थी। तो आप उनके डाइट्स और न्यूट्रिशन तो देखो कि जो बंदा 80 केजी की तलवार घुमाता है हवे में, तो उनका क्या डाइट्स रहा होगा। ठीक है। और जो थायराइड है, थायराइड सही में अगर बड़ा हो तो उसको कम भी कर सकते हैं, कम हो तो उसको नॉर्मल रेंज पर भी ला सकते हैं वर्कआउट और योगा से। जब वो वर्कआउट करती थी, नियर अबाउट 7 साल 8 साल उन्होंने वर्कआउट किया, गोल्ड मेडल अचीव किए, नेशनल लेवल पर गई है, बॉक्सिंग खेला है, जूडो खेला है, सारे के सारे कर लिए। बट वो बिफोर मैरिज, ये सारी चीज़ें बिफोर मैरिज कर लिए। तो मैंने तो कभी देखा नहीं कि उनके बॉडी में इतने हार्मोन्स चेंज हो गए कि वो बॉडी बिल्डर दिखना शुरू हो गई। बट बंदी श्रेडेड दिखती थी। वो कोल्ड ड्रिंक ज़्यादा इंटेक करते हैं, वेफर चिप्स, ये सारी बाहर की चीज़ें, नूडल्स मंचूरियन हो गया, उसमें जो अजीनोमोटो वगैरह आती है, ये सारी प्रॉब्लम क्रिएट करती है उनको, जो पीसीओएस और पीसीओडी की तरफ ले जाती है। इनमें थोड़ा सा हम लोग वेट ट्रेनिंग ज़्यादा करवाते हैं। Hello everyone, welcome back to another episode of Link to Success with सम्राट। दोस्तों, फिटनेस हर इंसान की चाहत होती है। आई थिंक इसी रीज़न की वजह से फिटनेस इंडस्ट्री पिछले कई सालों से काफ़ी बूम में रही है। एंड दिस इज़ द सेम रीज़न इसी इंडस्ट्री से लेकर काफ़ी मिथ और फैक्ट्स है। तो बस इन्हीं मिथ्स और फैक्ट्स को डिस्कस करने के लिए टुडे वी हैव इनवाइटेड मिस्टर खेमराज हिवसे। He is one of the best trainer in Vidarbha and a proud owner of God Power Gym. तो आइए डिस्कस करते हैं सारे फिटनेस एस्पेक्ट विथ हिम। वेलकम ऑन आवर पॉडकास्ट सर। आई एम रियली थैंकफुल कि आपने टाइम निकाल कर, वो भी इतनी सुबह, आप यहाँ पे आ सके। आई एम रियली थैंकफुल फॉर दैट। गुड मॉर्निंग सम्राट सर, थैंक यू सो मच, आपने मुझे आपके ब्रॉडकास्ट पर बुलाया है। मेरी भी इच्छा थी कि आपके साथ थोड़ा सा गपशप हो जाए और पब्लिक को भी पता चले कि हम लोग क्या बताते हैं फिटनेस के बारे में। तो आपने मुझे यहाँ बुलाया, इसके लिए थैंक यू सर। टॉपिक ही ऐसा है, मैं बहुत दिनों से सोच रहा था इसके ऊपर पॉडकास्ट करने के लिए, डिस्कस करने के लिए, लेकिन मुझे ना प्रॉपर चैनल नहीं मिल रहा था कि कोई सही जेन्युइन बंदा हो जो इस चीज़ को जेन्युइनली बात कर सके। तो आई थिंक बहुत सारे हमारे फ्रेंड्स हैं जिनकी वजह से आपका और मेरा ये परिचय हुआ, उनको भी थैंक यू। सो सर, हर पॉडकास्ट की शुरुआत होती है इंट्रोडक्शन से। वैसे तो आपको चंद्रपुर में और फिटनेस इंडस्ट्री में सभी जानते हैं, लेकिन जो हमारे ऑडियंस है उनके लिए आप एक छोटा सा इंट्रोडक्शन दीजिए। आपका नाम, आपका परिचय आपके हिसाब से। मेरा नाम खेमराज हिवसे है। मेरा एक जिम है, गॉड पावर जिम, और मेरा सप्लीमेंट शॉप भी है। और मैं गए 15-20 साल से नेशनल रेफरी हो पावर लिफ्टिंग एसोसिएशन में, और बॉडी बिल्डिंग रेफरी हो विदर्भ एसोसिएशन में। और मेरा काफ़ी लंबा जर्नी रहा है, और मेरा न्यूट्रिशन भी हुआ है, पीटी भी हुआ है, मेरा सीबीटी डीबीटी भी हुआ है। बहुत सारे कोर्सेस कर लिए मैंने फिटनेस इंडस्ट्री में। तो आप मुझे पूछ सकते हैं। बिल्कुल सर। सर, हर इंसान की एक जर्नी होती है, चाहे कोई भी हो, छोटे से छोटा इंसान हो या बड़े से बड़ा इंसान हो, उसकी खुद की एक जर्नी होती है। तो मैं जानना चाहता हूँ हेमराज हिवसे जी की फिटनेस जर्नी एज ए इंडिविजुअल, नॉट एज अ ट्रेनर, नॉट एज अ ओनर। एक यंग लड़का जो जिम जाता है, उसकी जर्नी कैसे स्टार्ट हुई? सर, जब भी बॉडी बिल्डिंग होता है तो हम लोग देखते हैं कि बॉडी बिल्डर दिखता है स्टेज पर, उसके बॉडी का जो फॉर्मेशन दिखता है, लगता है सारे बच्चों को लगता है वो एक एज में कि मेरी भी ऐसी बॉडी हो जाए। तो मैं तो 13-14 ईयर्स में पहली बार धर्माराव जिम में जिम ज्वाइन करने गया था। तो उन्होंने मेरी हाइट पर्सनैलिटी वगैरह देखकर बोला कि बेटा आपके लिए जिम नहीं है।
तो मैंने सोचा कि ठीक है मैं 10th क्लियर कर लूँ उसके बाद जाऊँ, बट जैसे ही 9th की मेरी एग्ज़ाम हो गई तो मैंने जिम ज्वाइन कर ली। हालांकि वो एज नहीं होती है जिम ज्वाइन करने की, बट मैंने कर ली थी। तो एक सुरेश वरड़कर ट्रैफिक पुलिस है अभी हमारे चंद्रपुर में, तो वो हमको लेकर गया था ऐसे घूमने फिरने के लिए कि चलो भाई हम लोग आपको जिम बताते हैं। तो मेरा सबसे पहला जिम रहा है विट्ठल मंदिर व्यायामशाला। उसके बाद मैंने बानी वाले जिम में भी एक्सरसाइज किया, पठानपुरा का जो व्यायाम प्रसारक मंडल है उसमें भी किया। सारी जिम मैंने एक्सरसाइज कर ली। फिर लास्ट जटपुरा गेट में त्रिवेदी सर का एक जिम है, वहाँ से मैंने कंपटीशन भी खेले, बॉडी बिल्डिंग पावर लिफ्टिंग भी खेले, और मैं खुद यूनिवर्सिटी वेट लिफ्टिंग भी खेल चुका हूँ। तो स्टार्टिंग में जब मैंने जिम ज्वाइन किया तो हमको डाइट न्यूट्रिशंस के बारे में कुछ भी पता नहीं था। तो हमारा एक ग्रुप था कि चलो भाई जिम जाना है, जो भी करना है। तो हम लोग नियर अबाउट 35 लड़के थे जो हम लोग जिम में जाते थे। तो 35 में से आज मैं एक सिंगल बंदा बचा हूँ जो मैं रेगुलर एक्सरसाइज कर रहा हूँ। बाकी तो सब बंदे अपने कहीं ना कहीं वेल सेटल हो गए। और उस टाइम में हमारे पास तो साइकिल भी अवेलेबल नहीं रहती थी, तो उतने दूर जाना है तो हम लोग पैदल निकल लेते थे। तो पूरा झुंड का झुंड, पूरा ग्रुप 35 लोग जा रहे हैं जी। जिम मारने। तो उस टाइम में हमारा बैच पूरा भरा हुआ रहता था, और पता चलता था वहाँ 5 kg का एक पेयर है, 4 kg का एक पेयर है, और 7.5 का, और 10 का, और 15 का, बस इतने ही पेयर है। बाकी फिर हम लोग मुलगल वगैरह घुमाते थे, बहुत सारी चीज़ें कर लेते थे, थोड़ी सी कुश्ती की भी प्रैक्टिस कर लेते थे। और काफ़ी हिंद केसरी वगैरह रह चुके हैं वहाँ, बहुत काफ़ी पुराने जाने माने पहलवान हैं। तो वो भी हमको थोड़ा सा न्यूट्रिशन डाइट्स वगैरह बता देते थे कि चने खाओ, दूध पियो। और पहलवान का डाइट तो वही रहेगा, ना उनको फैट लॉस करने से मतलब है ना वेट गेनिंग से। बस उनको पता है कि मुझे स्ट्रेंथ और स्टेमिना कैसा, जितना वो कार्ब लोडिंग करेंगे उतना उनका स्टेमिना बना रहेगा। तो ऐसी आपकी जर्नी स्टार्ट जी सर। इन द एज ऑफ 14-15 एज। जी जी। सर हर जर्नी में स्ट्रगल होता है, तो आपने तो जर्नी जब स्टार्ट की, और छोटे शहर वालों को तो और ज़्यादा तकलीफ़ें होती है, तो आपके जर्नी में स्टार्टिंग फेज़ में आपने कौन सी स्ट्रगल फेस की, उसके बारे में थोड़ा बताइए। सर स्टार्टिंग में जो हमारे यहाँ जो जिम होती थी चंद्रपुर में, तो उंगलियों पर गिनने लायक जिम होते थे, 8-10 जिम होती थी उस टाइम में। तो जब हम लोग वर्कआउट के लिए जाते थे तो वहाँ जिम में इक्विपमेंट कम रहते थे, और एक डंबल्स का पेयर है तो वो बंदा अगर वर्कआउट कर रहा है तो हमको नहीं मिलता था। यानी हम लोग जो क्राउड जाता था हमारा 35 लोगों का, तो फिर हम लोग सीटअप से और सूर्य नमस्कार से ही काम चला लेते थे। बट जहाँ पर इक्विपमेंट होना चाहिए वहाँ पर इक्विपमेंट की कमी, और घर से जब निकलते थे तो स्ट्रगल लाइफ थी पहले ही, तो घर के पूरे काम कर कर निकलो, समय की कमी, ऊपर से न्यूट्रिशन नहीं था कि हमको क्या खाना है क्या नहीं, ना कोच थे ना कोई बताने के बारे में था। तो पता चलता था कि हमने वर्कआउट कुछ आज करनी है और कर कुछ और लिया, और जो कल किया वही हमको आज रिपीट करवा रहे। तो जो भी है वो सारी स्ट्रगल रहती थी। सही बात है सर। आपको ऐसा कब रियलाइज़ हुआ कि हाँ अब मुझे सही गाइडेंस मिलना शुरू हुआ, या कोई ऐसा पर्सन जो आपको लगता है कि, वैसे तो आपके से बहुत सारे गुरु रहे होंगे, और मुझे लगता है ना इस वर्ल्ड में हर कोई आपको कुछ ना कुछ चीज़ें सिखाता ही है, लेकिन ऐसा एक आपका गुरु जो आपको इस इंडस्ट्री में या फिर फिटनेस वर्ल्ड में कुछ स्टार्टिंग में ऐसा ज्ञान दे गया है कि आपको लगता है कि ये बहुत वैल्यूबल था। सर स्टार्टिंग में तो गुरु हमारे हम ही थे। जैसा कि कोई वर्कआउट कर रहा है, हाँ पता चल गया इसने बॉडी बिल्डिंग किया तो फिर उसके वर्कआउट कॉपी करो। कॉपी रेट ज़्यादा होता था पहले कि इसने कर लिया है ना अब हमको भी वही करना है। इन्होंने, हम जब पूछते थे ना कि ट्राइसेप की वर्कआउट क्या, तो मुझे बाइसेप की वर्कआउट बताते थे, और जब हम बाइसेप की पूछते थे तो हमको ट्राइसेप की बताते थे। तो हमको पता चल जाता था कि बंदा कन्फ्यूजन दे रहा है कुछ ना कुछ। तो फिर स्टार्टिंग में ये सारी चीज़ें फेस होती थी सर। हाँ, लेकिन फिर भी सर आपने गुरु कोई एक रणधीर हस्तिर सर मेरे पहले गुरु रहे। फिर K11 में कैजात कपाड़िया सर रहे हैं मेरे गुरु। श्वेता मैम रही है न्यूट्रिशन में। और निखिल आस्टे वाले सर भी रहे हैं, और काफ़ी सारे लोग हैं जिन्होंने मुझे गाइड्स किया, और मैं उनके चरणों में नमन करता हूँ, क्योंकि वो थे इसलिए मैं आज यहाँ हूँ। तो ये हो गई सर आपकी एज ए इंडिविजुअल जर्नी। अब सर आप एज अ ट्रेनर भी हो एंड अ प्राउड ओनर ऑफ योर जिम गॉड पावर।
तो सर मैं जानना चाहता हूँ फिर आपकी ट्रेनर की शुरुआत कैसे हुई कि एज अ ट्रेनर आपने कब ऐसा सोचा कि हाँ मुझे ट्रेनर एज अ प्रोफेशन चूज़ करना है? सर मैं मेरे दोस्त के साथ मेरा दोस्त है बचपन का कुणाल मेश्राम, उसके साथ मैं बैंकिंग प्रिपरेशन के लिए गया था नागपुर में। तो वह जय भगत सर के पास मेरे क्लासेस रहती थी। तो शाम में जो भी थोड़ा सा समय मिलता था हम लोग जिम जाते थे। तो फिटनेस इंडिया करके नागपुर में एक जिम थी, और वहाँ एक संग्राम भाई से हमारी मुलाकात हो गई जो ट्रेनर थे, बट उन्होंने कभी ट्रेनिंग सर्टिफिकेट नहीं किया था। बट वो बताते कि भैया ये कर लो वो कर लो। मैं बोला आपको किसने बताया? तो उन्होंने बोला कि मुझे मेरे सर ने बताया कि ये वर्कआउट करनी है। तो मैंने बोला आपने सही में ट्रेनिंग नहीं की? तो नहीं। फिर उनको पूछा कि सर ने कैसे ट्रेनिंग की क्या? तो उन्होंने बोला हाँ। तो फिर मेरे एक अभिषेक कारिंगवार सर है, जो बॉडी बिल्डिंग जिम संभालते हैं और बॉडी बिल्डिंग एसोसिएशन भी संभालते हो। तो उनके पास जब मैं गया था स्टार्टिंग में, तो उन्होंने मुझे रणधीर हस्तिर सर से इंट्रोड्यूस करवाया था। तो मेरा पहला ट्रेनिंग उन्हीं के पास रहा है। तो सर मैंने जब देखा कि किसी को तो नॉलेज है नहीं, ठीक है, तो फिर मैंने वहाँ मेरी जो दोस्ती हुई उनसे, फिर उन्होंने बोला कि एक जिम का सेटअप बेचना है। तो मैं बोला कुछ स्टार्टिंग में चल जाएगा। तो मुझे जितना आता था मैंने उतना मेरे क्लाइंट को बताया, बट मुझे लगा कि मैं इससे संतुष्ट नहीं हूँ और क्लाइंट भी संतुष्ट नहीं रहेगा, तो मुझे ट्रेनिंग करनी बहुत ज़रूरी है। तो स्टार्टिंग में मैं रणधीर हस्ते सर के पास गया था, उनकी एकेडमी थी जालंधर में। तो मैंने वहाँ से सर्टिफिकेशंस किया है सर। फिर उसके बाद बाकी सर्टिफिकेशन चलते रहे मेरे कंटिन्यू। ओके, तो फिर एज अ प्रोफेशन फिर आपने ट्रेनिंग ली एंड देन यू बिकम अ ट्रेनर। सर मेरा हर साल अपडेट रहता है, तो मैं हर साल कुछ ना कुछ कोर्सेज करता रहता हूँ फिटनेस के बारे में। तो फिर जब K11 के बारे में पता चला तो फिर मैंने K11 भी किया। K11 में मुझे न्यूट्रिशन का पता चला कि गाइडलाइन कैसी होती है न्यूट्रिशंस, क्लाइंट को क्या देना चाहिए क्या नहीं देना चाहिए, किस चीज़ से बचना चाहिए हमें, किस चीज़ को नहीं लेना चाहिए। वो सारी चीज़ें सर वो न्यूट्रिशन में मेरे क्लियर हो गई। तो ये तो सर एज अ ट्रेनर आपकी जर्नी रही है। अब सर जैसे कि मैंने पहले भी बोल चुका हूँ, आपने भी बोला है यू आर ऑल्सो प्राउड ओनर ऑफ योर जिम गॉड पावर। तो फिर ये इस्टेब्लिश करने का ख्याल कैसे आया कि एज अ एंटरप्रेन्योर मुझे खुद की जिम डालनी है? ट्रेनिंग ट्रेनर ठीक है, लेकिन जिम एस्टेब्लिश करने का ख्याल आपके दिमाग में कैसे आया? सर स्टार्टिंग में तो मुझे नहीं चाहिए ही नहीं था ये फील्ड, बट जब मैंने ट्रेनिंग की तो फिर मुझे लगा कि नहीं, ये इंडस्ट्री बहुत अच्छी है और साफ़ है। इसमें जो भी पैसा आता है साफ़ आता है, ना किसी का दिल दुखा कर आता है ना कुछ आता है। तो मैं बोला ठीक है एक बार स्टार्ट कर लेते, और बैचलर टाइम था मेरा। और उन्होंने मुझे एक जिम सेटअप बताया था जो 6 महीने यूज किया हुआ था। तो मैंने बोला कि 6 महीने यूज किया हुआ जिम है तो मुझे चल जाएगा, क्योंकि उस टाइम में पैसे नहीं रहते थे और मेरा भी प्राइवेट जॉब था, और उतना पैसा मैंने जमा कर लिया था जिससे मैं थोड़ा सा जिम का सेटअप डाल पाऊँ। तो सिस्टर कॉलोनी में एक मैंने जिम का ओपनिंग किया, जिसका नाम रखा मैंने गॉड पावर जिम। तो उस समय में छोटा सा सेटअप था मेरा, ज़्यादा उतनी मशीन्स नहीं थी। बाद में मैंने धीरे 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 उसको अपडेट किया, और वहाँ से मेरी जर्नी स्टार्ट हुई। नियर अबाउट आज मुझे 16 साल हो रहे हैं। 16 ईयर्स। यस सर। सर अभी टोटल जर्नी कितने साल हो गए जब से आपने यानी ट्रेनिंग ली और जिम अब तक? सर टोटल तो मुझे इस फील्ड में 26 ईयर हो रहे। बट मेरा 2006 में जब बॉडी बिल्डिंग मैंने क्लोज कर दिया, उसके बाद में मैंने मेरा लाइफ का स्टार्टिंग किया है कि मैं कुछ जॉब वगैरह करूँ करके। बट जब यहाँ इस फील्ड में आया तो मुझे ये फील्ड पसंद आई और मैं इसको कंटिन्यू कर दिया। सर आपने एक बात कही, मुझे उस पर हंसी आई कि डोंट गेट मी रॉन्ग कि इस फील्ड या इस इंडस्ट्री में बहुत साफ है, अच्छा है, लेकिन जहाँ तक मैंने देखा है या सुना है, शायद आपके भी एक्सपीरियंस है, अब मुझे लगता है कि आप वो शेयर करोगे मेरे साथ या हमारे ऑडियंस के साथ, कि बहुत धोखे हैं इसमें, फंसाया बहुत जाता है, झूठ बहुत बोला जाता है क्लाइंट्स के साथ या एक आपकी पीटी होती है यूजुअली उनके साथ। तो उसको आप कैसे जस्टिफाई करोगे? सर फंसाया तो जाता है क्लाइंट को, क्लाइंट फंसता भी है। जैसा एक मछली पकड़ने वाला है, गल में अगर उसने कुछ लगा दिया है चीज़ और उसने डाल दिया है पानी में, तो फिश फड़फड़ाते हुए आएगी और लपक लेगी उसको। तो आज का ट्रेनर क्या करता है, खुद को प्रमोट करने के लिए सोशल मीडिया पे हायर करता है सब कुछ सबसे ज़्यादा, और क्लाइंट को नहीं पता रहता कि नॉलेज कितना है, एक्सपीरियंस कितने ईयर्स का है। मैं ये नहीं बोलता हूँ कि मेरा 26 ईयर का एक्सपीरियंस है तो मैं उसमें बहुत महारत हासिल की, नहीं।
मैं बोलता हूँ कि नॉलेज जितना मिल सकता है आप बटोर लो, ताकि किसी का नुकसान ना हो। तो अक्सर देखा है, अभी अलका मोडगरे मैडम का मैं एक बताना चाहता हूँ। उन्होंने 52 ईयर्स में बॉडी बिल्डिंग किया, और उन्होंने जब मुझे बताया कि मैंने करीबन 6 से 7 जिम घूम कर आई हूँ, और मुझे सबने यही बोला कि मैम आप 52 एज में आप बॉडी बिल्डिंग करना चाहते हो, तो ये तो मेरे लिए चैलेंज था ना। तो मैंने एक्सेप्ट कर लिया कि मैम मैं तो आपका बॉडी बिल्डिंग लूँगा ही, और ज़रूर लूँगा। और मैंने उनको नियर अबाउट 8 से 9 महीना ट्रेनिंग किया, क्योंकि उनकी कंटिन्यू वर्कआउट शुरू थी। तो उनका वो फैट लॉस, बॉडी का फॉर्मेशन वगैरह मैंने ला कर दिया। बट मैंने ये नहीं बोला कि आपका 52 एज है और आप 90 या 100 का स्क्वाट नहीं मार पाओगे। उन्होंने 110 का स्क्वाट क्लियर किया है, 50 kg का बेंच प्रेस क्लियर किया है, और डेड लिफ्ट उन्होंने 100 अबव किया है। तो एज मायने तो नहीं रखते ना, बस आपका गाइडलाइन कैसा है। आपने अगर बोला कि आप कर ही नहीं पाते हो, यानी आपका स्टडी आपको वहाँ समझ में आ गया। तो ट्रेनर का जनरली ऐसा रहता है, अब कोई कोई ट्रेनर एक्शन करते हैं, हाँ कम ऑन, 1 मोर सेट, 1 मोर रेप। तो आप ये एक्टिंग करना छोड़ दो, और आप उनको जानो कि आपको क्लाइंट को देना क्या है। आप उनको ना न्यूट्रिशन आता है आपको, ना पीटी बराबर लेने आती है, बस आपको पता है कि उनसे पैसे बटोरने। आपने किसी के सप्लीमेंट्स को ले लिया 3000 में, आप उसको सेल कर रहे हो 6000 में, ये तो बात गलत है ना। और क्लाइंट वही सुनेगा जो हमारा ट्रेनर बोलेगा। ट्रेनर ने बोल दिया कि आज आपको 10 अंडे खाना है, तो बंदा 10 अंडे खाएगा। भाई ने और बोला है खाने का भाई ने तो बोला है खाने का तो खाने का। बट उनको ना स्टार्टिंग में उन्होंने अपने 2 एग दिए ना, स्टार्टिंग में उनको डाइजेशन की प्रक्रिया पता है। ठीक है, HCl क्या काम कर रहा है, हाइड्रोक्लोराइड एसिड जो है बॉडी में वो क्या काम कर रहा है, कितना डाइजेस्ट कर सकता है, आपने तो उनको कुछ नहीं बताया। बस खाना है तो खाना है। ऑयल कौन सा यूज कर रहे हो आप, वो भी तो नहीं बताया आपने। और आप जब वर्कआउट ले रहे हो, उनसे पैसे भी ले रहे हो 15,000, 20,000, 30,000 रुपये पीटी का 1 मंथ का, और बंदे को न्यूट्रिशन में भी डालने हैं 10,000 रुपये महीने के। तो आपने कितना उनको लूट लिया है। वो भी 10,000 में आपका नियर अबाउट 50% रहेगा। तो इसीलिए किसी का ऐसा नुकसान ना हो करके मैंने न्यूट्रिशन शॉप भी डाली है कि आइए हमारे पास और कम से कम रेट में ले जाइए। हाँ, ये मैं भूल ही गया ये पॉइंट, आपकी खुद की न्यूट्रिशन शॉप भी है, तो वो भी कहाँ है सर वो? ये सर मेरा गॉड पावर जिम के पास ही है, और वही मैं वही से सारी चीज़ें सेल करता हूँ। और ट्रेनर को माइक्रो न्यूट्रिएंट्स के बारे में कुछ नहीं पता। मैक्रोज देते हैं बट माइक्रो न्यूट्रिएंट्स नहीं देते। जैसा कि फिश ऑयल हो गया, ओमेगा 3 फैटी एसिड, ठीक है, मल्टीविटामिन्स हो गए, ठीक है, जॉइंट सपोर्ट्स हो गए, ये सारी चीज़ें नहीं करते। अब मैंने एक जिम में देखा है, यहाँ बंदे के ट्रांसफॉर्मेशन हो रहे हैं, नियर अबाउट 100 डेज का आप ट्रांसफॉर्मेशन डाल रहे हैं। ठीक है, मुझे पता है जहाँ तक का मेरा जर्नी है, 26 ईयर हो गए मुझे इस फील्ड में। तो आपने जब 100 डेज का उनको फॉर्मेशन चेंज करने का दे दिया, वो 100 kg का बंदा है, आपने बोला कि वो 100 डेज में 60 kg का हो गया, तो आपने तो कमाल ही कर दिया ना, आपने तो जादू की छड़ी घुमा दी उस पर। तो वो सर एनाबोलिक स्टेरॉइड की तरफ जाते हैं। मैं आपको फैट लॉस करवा दूंगा, अनावर ले लो, ये ले लो, वो ले लो, टेस्टा की साइकिल ले लो, बट उसका प्रोडक्शन, जो बॉडी में टेस्टा का प्रोडक्शन बन रहा है, वो तो ख़त्म ही होने वाला है। तो आपने ये सारी चीज़ें तो देखनी चाहिए कि आपने दिया क्या वो बंदे को। अब बस आपने 100 की, आपने तो पूरा पेज भर दिया है वहाँ पर, नहीं क्या ऑनलाइन में नियर अबाउट 50 लोग, 20 लोगों का आपने नहीं क्या ट्रांसफॉर्मेशन बता दिया है। हमारा बड़ा जिम है, हम लोग यहाँ के फेमस बंदे हैं, हम लोग सर आपसे 30,000 चार्जेस लेंगे। क्यों लेना इतना, आपका जितना बनता है उतना लो, क्लाइंट को लूटो मत। तो मैंने अपने लाइफ में कभी किसी को लूटा नहीं। मेरे पास एक 90 kg की लड़की आई थी जिसका मैंने ट्रांसफॉर्मेशन कर दिया, बट मैंने उनको साल का ड्यूरेशन मांगा, और साल भरे में मैंने उनको 58 kg का करवा दिया, और अच्छे घर में गिरी हो शादी होकर। तो ये एक नहीं है, मेरे पास बहुत सारे ट्रांसफॉर्मेशन है, बट मैंने ऐसे कभी शो नहीं किया कि मैंने इतना किया उतना किया, बस करते रहा। तो इन शॉर्ट सर, आपने जो स्टेटमेंट दिया था कि इतनी भी साफ सुथरी इंडस्ट्री नहीं है, लोग फंसाते हैं, तो लगता है मुझे क्लाइंट को भी अवेयर रहना चाहिए। क्लाइंट को अवेयर रहना चाहिए सर। उन्होंने सोचना चाहिए कि मुझे किस ट्रेनर को हायर करना है, उनका एक्सपीरियंस क्या है, उन्होंने कैसा अपना यानी रिजल्ट्स दिए हैं, उन्होंने क्या अचीवमेंट्स की है, उन्होंने कौन से गेम में इन्वॉल्व होकर है। तो वो सारी चीज़ें रहती है सर। अगर आप किसी चीज़ से गुजरते हो तो आपको एक्सपीरियंस है
कि मैं यहाँ गिराऊंगा तो मुझे यहाँ इंजरी आएगी, मैं ये खाऊंगा तो मुझे ये होगा, ये सारी चीज़ें रहती है सर। सर वैसे अभी ना आपकी तो वर्सेटाइल एरियाज ऑफ एक्सपर्टीज़ है, जैसे आपका न्यूट्रिशन भी हो गया, स्टेरॉइड्स में भी आपने किया है, आप जिम ओनर भी हो, आप बिजनेसमैन भी हो, न्यूट्रिशन शॉप भी, आप ट्रेनर भी हो। तो ये तो अपना अभी जनरल बातें चली सर अब तक। अब मैं ना थोड़ा सा इसको एक लेवल अप करना चाहता हूँ। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं सर एज अ जिम ओनर। चंद्रपुर में ही नहीं, ऑल अराउंड द वर्ल्ड फिटनेस इंडस्ट्री एक अलग ही लेवल पे जा चुकी है। और मुझे ऐसा लगता है ना, आजकल हर कोई ही जिम डालने के पीछे लगा हुआ है। चाहे वो कर्जा ले लेगा, चाहे वो कुछ ना कुछ इन्वेस्टमेंट खड़ी कर देगा और कुछ ना कुछ कैसे ना कैसे करके एक जिम डाल देगा। तो मुझे क्या लगता है सर, आप बताइए कि आज के इस दौर में जिम डालना और चलाना ये कितना इजी है या डिफ़िकल्ट है? आजकल जिम चलाना तो सर मुश्किल ही हो गया है। ठीक है, जिम अगर कोई ना ही डाले तो अच्छा है। हर गली नुक्कड़ में आपकी जिम हो गई है। ठीक है, ना आप कमा रहे हो ना किसी और बंदे को कमाने दे रहे हो। बस आप ये देखते हो, आपने तो स्ट्रगल कुछ किया नहीं है, स्टडी कुछ की नहीं है, ना आपने न्यूट्रिशन किया है, ना आपने पीटी का कुछ सर्टिफिकेशंस किया है, बस आपने एक जिम खोल कर बैठ गए हो। बट क्यों? क्योंकि आपको पता है कि अगले वाले के जिम में इतने बंदे जा रहे हैं, तो आपने काउंट कर लिया कि इतने इतना कलेक्शन आएगा तो मैं भी डालूंगा। आप हमारे जिम में आए हो, कुछ दिन के बाद ना आपने सोच लिया है कि पापा रिटायर हो गए, आपको इतना इतना फंड मिला है, बस मुझे तो कुछ करना नहीं है, बस मेरी पूरी नज़र आपके पैसों पर है, आप मुझे एक जिम इंस्टॉल कर दे दो। अब पापा ने इंस्टॉल कर दे दी जिम। ठीक है, फिर उसका फ्रेंड है, उसने देखा कि इसने जिम डाली है तो फिर वो भी बंदा जिम डालेगा। ऐसा कर करके एक एरिया में, एक वार्ड में नियर अबाउट 8 से 10 जिम हो जाती है। तो ना उसका बेनिफिट होता है ना इसका बेनिफिट होता है। ये सारी प्रॉब्लम होती है सर। दिक्कतें और होती हैं, वो क्लाइंट के साथ तो पहले मैंने आपको बताया कि क्या खिलवाड़ होता है। फ्रॉड होता है। बस पीटी लेते हैं, मेरा जिम है तो। और जिम में अभी एक फैशन सा शुरू हो गया, सेल्फी निकलनी चाहिए। कुछ जिम में नॉलेज हो या ना हो, बट सेल्फी निकलनी चाहिए, लाइट जगमगाते दिखने चाहिए। अभी तो मुझे तो ऐसा लगता है कि कोई बार वगैरह है कि क्या, जिम नहीं क्या। जब मैं जाता हूँ देखता हूँ, इतनी रोशनी क्यों, इतनी जगमग क्यों? आप जो नॉलेज लेने जा रहे हो, जो चीज़ लेने जा रहे हो वो तो ले नहीं रहे हो, बट आप 2 दिन गए, 3 दिन गए, सेल्फी डाल दी बस। 3 दिन के बाद, 4 दिन के बाद आपकी वर्कआउट बंद हो जाती है। समर आया तो आपकी वो धूप लग जाती है, फिर आप बोलते हैं कि मुझे वर्कआउट ही नहीं करनी है। तो ये सारी चीज़ें होती है सर। सही बात है, लोगों का सर पर्पस फुलफिल होना चाहिए जहाँ जा रहे हो। अगर हॉस्पिटल जा रहे हो तो ठीक होना चाहिए, जिम में जा रहे हो तो हेल्थ बननी चाहिए, स्कूल जा रहे हो तो अच्छा एजुकेशन मिलना चाहिए। सही बात है। तो आपको जिम ओपन करने में या अब तक जिम चलाने में कौन सी दिक्कतें फेस करनी पड़ी? सर सबसे पहली तो क्लाइंट से होती है। जब मैंने जर्नी स्टार्ट की थी तो मेरे पास काफ़ी भाई लोग आते थे, और कॉलर टाइट रहती थी, आस्तीन ऊपर रहती थी। तो मैंने सोचा कि नहीं, ये सारी चीज़ें नहीं होनी चाहिए मेरे जिम में। तो जो भी भाई लोग आते थे, मैं तो उनकी वर्कआउट खास लेता था कि बंदे, अब तेरी तो वर्कआउट लूँगा भाई मैं, और तेरी भाईगिरी तो मैं यहाँ 15-20 मिनट में निकाल ही दूंगा। तो मैं स्टार्टिंग में उनको सिटअप्स दे देता था कि आपको ये करना है, वो करना है, पुशअप्स देता था मैं। पहले इक्विपमेंट को हाथ ही नहीं लगाने देता था। वार्म अप 15-20 मिनट आपका हो गया, बाद में आपने पुशअप्स करने हैं, सिटअप्स करने हैं, उसके बाद मैं आपकी वर्कआउट लूँगा। नियर अबाउट 7 डेज़ का हमारा ड्यूरेशन रहता है कि आप इंट्रोड्यूस कर लो मशीनों से कि आपको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। अगर कहीं आपकी इंजरी है, उस दिन में फेस हो जाएगा कि आपको क्या प्रॉब्लम है, तो आप ये सारी चीज़ें नहीं करोगे। बट धीरे 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 वो बंदा इम्प्रूवमेंट करता है। और मेरे पास नियर अबाउट 35-36 बंदे थे जो पावर लिफ्टिंग करते थे, जिन्होंने सबने गोल्ड मेडल लिया है नेशनल में। और बॉडी बिल्डिंग का भी मेरा बहुत अच्छा जर्नी रहा है, बॉडी बिल्डिंग में भी बंदों ने गोल्ड मेडल लिए है। बट एक लेवल में जब हम लोग ले जाना चाहते हैं बंदे को, वहाँ बंदा थोड़ा सा डगमगा जाता है। एक फाइनेंशियल रहेगा, या फिर कोई बोलेगा यार अच्छा जिम निकला है, चल वहाँ जाते हैं, तो थोड़ा सा डिस्टर्बेंस आ जाता है। फिर उसके बाद में हमारा रेंट रहता है। जो समर टाइम आता है, तो समर टाइम में पूरा आपको पता है 42-45 डिग्री टेम्परेचर रहता है। तो उस समय में भी काफ़ी दिक्कतें उठानी पड़ती है। रेंट नहीं निकलता है, एम्प्लॉय का सैलरी नहीं निकलता है, इलेक्ट्रिक बिल नहीं निकलता है। और जब ज़्यादा जिम फुल होती है, तब क्लाइंट आकर बोलता है कि सर 50% लेस कर दो ना, 20% लेस कर दो ना। तो वो फाइनेंशियल का थोड़ा सा रहेगा ही रहेगा।
ऊपर से क्लाइंट किस तरीके का आता है, आप उसको कोई क्या करवाते। एक बार एक बंदे को सिटअप्स ज़्यादा दे दिया था तो उसके माँ ने मुझे फ़ोन कर दिया। ज़्यादा प्यार प्यार की वजह से फिर वो उन्होंने मुझे बोला कि सर कल से मेरा बेटा आएगा नहीं। तो ये सारी चीज़ें फेस करनी पड़ती है सर। मुझे लगता है कहीं ना आजकल की जनरेशन भी बहुत नाजुक हो गई है। आई एम सॉरी टू से, शायद लोग मुझे गलत भी बोले, लेकिन ये फैक्ट है सर। कहीं ना आपने देखे हमारे अपने वक्त के जब लड़के होते थे ना, उनकी टेस्टोस्टेरोन लेवल, उनकी दाढ़ी, उनकी एज से वो बड़े दिखते थे, यानी लगता था कि ये कुछ है। अभी जैसी जो जनरेशन आ रही है वो थोड़ी सी एकदम हल्की फुल्की नाजुक सी इस टाइप की आने लगी। ये मेरा पर्सनल परसेप्शन है, मैं नहीं कहता कि सभी वैसे है या सभी वैसा सोचते होगे, लेकिन मेरा ये कहना है या मेरा ये मानना है। सर आपका मानना बिल्कुल सही है, कुछ गलत बातें नहीं है। बट हमारे समय में तो पेरेंट्स लोग बोलते थे कि थोड़ा सा एक्सरसाइज करवा लो, या फिर करवा लेते थे किसी ना किसी बहाने से। आपको पता है कि झाड़ू पोछा कर लो, या फिर वहाँ से बोरिंग से पानी लेकर आओ, ये सारी चीज़ें रहती थी। बट अभी के बच्चों को सारी फैसिलिटीज़ मिल गई है। ठीक है, घर से बंदा निकलता है तो वड़ा पाव लेकर खाता है 10-20 रुपए का। ठीक है, तो न्यूट्रिशन तो मिल नहीं रहा है, स्टार्ची फूड मिल रहे हैं उसको, ऑयल कौन सा यूज कर रहा है उसको पता नहीं। ठीक है, बट टेस्टोस्टेरोन लेवल उनके भी थोड़े से नॉर्मल से भी ज़्यादा कम दिख रहे हैं अभी, क्योंकि वो बंदा वो सारी चीज़ें नहीं करता जो हम लोगों ने पहले कर ली है। करते थे। फैसिलिटीज़ ज़्यादा मिलने की वजह से, ऊपर से नेट रह गया है, इंटरनेट मिल रहा है। आप जब सोशल मीडिया देखते हो तो कुछ भी आपको गलत चीज़ भी दिख जाती है उसमें। तो बच्चों को, कौन से ईयर के बच्चों के हाथों में मोबाइल क्या देना चाहिए, क्या दिखना चाहिए, क्या देखना चाहिए उनको, वो भी पेरेंट्स को पता नहीं। एक बंद रूम में बच्चा मोबाइल लेकर जाता है, वो क्या कर रहा है उसके साथ पेरेंट्स लोगों को पता नहीं। फिर कोई गलत रूट भी वो पकड़ लेता है, तो टेस्टोस्टेरोन लेवल तो ड्रॉप होते ही रहेगा। तो ये सारी चीज़ें रहती हैं। बहुत बहुत अच्छा कहा सर आपने। सर अब आते हैं हम ट्रेनिंग के ऊपर, कि जैसे कि ये तो बिज़नेस पर्सपेक्टिव हो गया, आपने बहुत अच्छे से इसको समझा है। और आपने जिस तरीके से खुल के बात की कि हमें फाइनेंशियल प्रॉब्लम आती है, रेंट देना पड़ता है, एम्प्लॉयज़ दिन, मुझे नहीं लगता कि लोग ये सब बताते भी है। सब यही कहते हैं कि मेरा तो बहुत अच्छा जिम चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, मैं राज कर रहा हूँ, और हमने ये पर्सनल एक्सपीरियंस किया भी है। तो मुझे लगता है ना कि जेन्युइन जेन्युइनिटी रहनी बहुत ज़रूरी है। लोगों को फैक्ट्स पता रहने चाहिए कि क्या है और कैसे चलती है ये इंडस्ट्री। उसके लिए तो सही में सर आपने जो ट्रांसपेरेंट रह के जो आंसर दिया, दैट इज़ रियली ग्रेट। अब इसी तरह से हम ट्रेनिंग की बात करते हैं सर, कि सबसे पहले तो मैं लोगों को बता दूं, सर ने एक बात की थी सिटअप के बारे में। तो सर के यहाँ एक पनिशमेंट चलती है जिम में, जो मैंने भी अपने आंखों से देखी है। वहाँ जाके अगर आपने कुछ गलत किया तो सर आपको कुछ बोलेंगे नहीं, वो सिर्फ आपको बोलेंगे आज तुझे 100 सिटअप मारने हैं, और दूसरे दिन से बंदा गायब। तो ये फैक्ट है। और मुझे लगता है ना सर, ये मैंने किसी जिम में देखा नहीं है। ये किसी को डिसिप्लिन में लाने का ना बहुत अच्छा तरीका मैंने आपके जिम में देखा है, कि किसी को बोल दोगे वो हर्ट हो जाएगा, शायद उसको बुरा लग जाएगा। तो उससे अच्छा है बेटा, तू इतनी मस्ती आ रही है तेरे में, तू 100 सिटअप मार के जा, खत्म। तो सर देखा जाए तो आपकी जर्नी 26 साल की है, लेकिन जैसे आपने शॉर्टकट में बताया था कि इस इंडस्ट्री में आपको एज अ ट्रेनर या ओनर 16 साल हुए हैं। आपने काफ़ी लंबा समय देखा है इस इंडस्ट्री में। तो मैं जानना चाहता हूँ कि तब के क्लाइंट और अभी के क्लाइंट में क्या फ़र्क आपको नज़र आता है? सर उस समय के क्लाइंट काफ़ी रिस्पेक्टफुल होते थे। उनको पता रहता था कि हमारे कोच है, गुरुजी है, तो काफ़ी सम्मान मिलता था। अभी थोड़ा सा जनरेशन चेंज हो गया, तो थोड़ा सा बंदा एटीट्यूड में आता है, मेरे पास पैसे है, आपकी जिम नहीं तो किसी और जिम में चला जाऊंगा, मुझे जहाँ पटेगा मैं वही कर लूँगा। तो ये सारी चीज़ें रहती थी। और पता चलता था कि वो जो बंदे थे उनमें एक अलग ही जुनून था। जुनून था। वो वर्कआउट करने में ना डरते थे, ना डाइट्स करने में डरते थे। बट अभी के बंदों में तो बस सडनली उनको जल्दी बनना है और जल्दी परफॉर्मेंस करना है। सबसे ज़्यादा आपको डिफ़िकल्टी फेस किस टाइप के क्लाइंट में फेस करनी पड़ती जहाँ मेरा जिम है वहाँ तो काफ़ी, यानी दो एरिया ऐसे है कि भाई लोग ज़्यादा है? आते भाई हैं। लोग ज़्यादा आते हैं। तो वो चलता है, थोड़ा ना थोड़ा आता ही है, थोड़ा चकमक भी होती है कभी कभी। बट सारा क्लियर हो जाता है। वो बंदे आते हैं बट नियर अबाउट 1 वीक में, 1 मंथ में कंफर्ट हो जाते हैं हमारे साथ।
और हम उनको कंफर्ट करवा देते हैं। आपको तो पता है कि मैं क्या पनिशमेंट देता हूँ। मैं वो क्या रिपीट करूँ, ऐसा है। नहीं नहीं, बहुत अच्छी बात है। सर आपने, अगर कोई आपके पास क्लाइंट आता है तो आपकी, खेमराज सर की एक पैटर्न क्या होता है कि अगर कोई आपके पास क्लाइंट आता है तो आप उसको कैसे जर्नी स्टार्ट कराते हो फिटनेस की, उसके बारे में थोड़ा बताइए। सर मैं कभी उनसे, जब वो क्लाइंट आता है तो मैं कभी उनसे ये नहीं देखता हूँ कि मैं उनसे पैसे कितना ऐंठ लूँ। ठीक है, वो बंदा 8-10 जिम घूम कर आया, कैसे ना कैसे मेरा नाम सुन कर आया, तो मैं ये चाहता हूँ कि मैं उसे जो भी दूँ अच्छा दूँ। वो किस हेल्थ इश्यू से आया है, उसका क्या प्रॉब्लम है, इंटेस्टाइन में कोई प्रॉब्लम है क्या, उसका डेल्ट खिसका हुआ है क्या, उसका लंबर में प्रॉब्लम है क्या। एक्चुअली L4 L5 वाले ज़्यादा आते हैं, थायराइड के पेशेंट मेरे पास ज़्यादा आते हैं, TSH बढ़ गया या फिर कुछ वीकनेस आ रहा है, बॉडी में स्वेलिंग आ रहा है, तो फिटनेस के लिए आते हैं। तो मैं स्टार्टिंग में उनको वर्कआउट जो देता हूँ, उनके तबीयत को देख कर देता हूँ कि उनको प्रॉब्लम्स क्या है। अगर कुछ प्रॉब्लम्स है उससे रिलेटेड मैं योगा वगैरह उनमें ऐड कर देता हूँ। कार्डियो कितना देना है, बहुत हैवी वेट है और नी इंजूरी ना आए उनको, तो इसलिए मैं वो भी सोचता हूँ इंजूर्ड तो नहीं होगा ये। तो उस हिसाब से मैं वर्कआउट प्लान कर कर या डाइट प्लान कर कर उनको देता हूँ सर। Okay, तो सबसे पहले यानी इन शॉर्ट हम ऐसा कह सकते हैं कि आप पहले उनका हेल्थ इवोल्यूशन करते हो, उसके हिसाब से उनके गोल डिसाइड करके फिर आप एक प्लान बनाते हो। दिस इज योर पैटर्न, और मुझे लगता है कि मोस्ट कॉमन पैटर्न होता है कि ये देखना ही चाहिए, करेक्ट? आप सभी को तो एक जैसे वर्कआउट नहीं दे पाओगे ना। वो किस किस पर्पज में आया है, उसका गोल क्या है। उसने बोला कि मुझे फैट लॉस करना है तो उसका वो जर्नी स्टार्ट हो जाएगा। किसी ने बोला कि मुझे मसल गेन करनी है तो फिर मुझे वो जर्नी उसके स्टार्ट करवानी पड़ेगी। किसी ने बोला कि बस मुझे इतना ही फिटनेस रहना है, या फिर मुझे देखो बॉडी का तो टाइप ही होता है, एक्टोमोर्फ, मेसोमोर्फ, एंडोमोर्फ। तो उस हिसाब से उनके डाइट्स प्लान करके हम लोग उनको वर्कआउट देते हैं। ओके, तो सर अगर कोई नया बच्चा आ रहा है, या एज मुझे लगता है कि वैसे तो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, लेकिन जनरली हम कहते हैं कि 20s में होगा या उनके अर्ली 30s में होगा, तो ऐसे जो जिन्होंने कभी लाइफ में जिम नहीं मारा है, तो उनके लिए आप कैसे सजेशन दोगे कि कैसे जिम स्टार्ट करनी चाहिए? क्योंकि हर जगह शायद आप जैसे नॉलेजफुल बंदे नहीं हो या ऑनेस्ट बंदे नहीं हो, तो अगर अगर कोई पॉडकास्ट देख रहा है तो उनके लिए आप क्या कहना चाहोगे, कैसे स्टार्ट करना चाहिए? मैं तो यही कहना चाहूँगा कि आप जैसा भी जिम ज्वाइन करते हैं, अगर आप स्पोर्ट में नहीं हो या फिर वर्कआउट नहीं कर रहे हो या फिर आपका बहुत सीरियस लाइफस्टाइल है, तो आपको सोचना चाहिए, आपको आना चाहिए जिम में। और एक थोड़ा सा मैं कम्युनिकेशन करता हूँ क्लाइंट के साथ, उसमें मेरा 30 मिनट्स लेता हूँ मैं उनके, कि आपका कैसा रहा जर्नी, आप क्या करते हो, आपके न्यूट्रिशंस कैसे, आप वेजिटेरियन हो, नॉन वेजिटेरियन हो, ठीक है, आपको हेल्थ इंजरी कुछ है क्या। अगर वो फिर वो सारी चीज़ें क्लियर हो जाती है तो मैं वो बंदों को वर्कआउट करवाता हूँ। बट मैं अभी के बंदों को ये सजेशन देना चाहता हूँ कि आप जब जिम में जा रहे हो तो आप जिम के पर्पज़ से ही जाओ। आपके पास 24 आवर्स है, ठीक है, फिर उसमें आपको रात में 8 से 9 घंटे सोना है। दिनचर्या आपकी कैसे रहनी चाहिए, दिनचर्या में आप क्या खाते हो, क्या नहीं खाते हो, कैसा वर्कआउट है आपका, ये सारी चीज़ें आपको एक अच्छे ट्रेनर से गाइडलाइन लेकर ही ये सारी चीज़ें करनी चाहिए। ओके, सर अभी आपने कहा अच्छे ट्रेनर से गाइडलाइन लीजिए, तो क्या पीटी लगाना ज़रूरी है? सर पीटी लगाना ये ज़रूरी नहीं है। ज़रूरी तब हो जाता है जब आपका गोल है। जैसा मैंने बोला था कि एक बंदी आई थी मेरे पास, वो 90 केजी की थी, फिर उसकी शादी थी। वो क्लाइंट आता ही है ऐसे, जो पीटी लगाता है वो क्लाइंट आता है, सर मुझे 1 साल में इतना करना है, सर मुझे 2 महीने में इतना इंचेस करना है, मेरी कज़न की शादी है, सर मेरा 4 इंचेस लॉस हो जाएगा क्या, 8 इंचेस लॉस हो जाएगा क्या। तो ये हमारे ट्रेनर लोगों के लिए काफ़ी स्ट्रगल वाला हो जाता है कि नहीं, बंदी को तो इतना वेट करना है, और करवा कर हम लोग देते भी है। तो सर अब मुझे बताइए कि अच्छा ट्रेनर कैसे सेलेक्ट करें? अब यहाँ पे तो पूरा मार्केट बफे लगा हुआ है, अब इसमें से जेन्युइन कौन है और फ्रॉड कौन है, इसको आइडेंटिफाई करने की बहुत थिन लाइन है। तो आपके हिसाब से एक इंडिविजुअल को क्या देखना चाहिए अपने ट्रेनर में और भरोसा करना चाहिए कि हाँ, दिस इज़ गुड फॉर मी? सर जब हम लोग ट्रेनर बनते हैं तो हम लोग वही सोचते हैं कि क्लाइंट को अच्छा रिजल्ट दे पाए। और अगर हमारा क्लाइंट आता है, उन्होंने क्या सोचना चाहिए, क्या देखकर पीटी लगाना चाहिए, ये डिपेंड उन पर भी करता है।
उन्होंने खूब सारी वीडियो देख लिया सोशल मीडिया पर, ये बंदा ऐसा वर्कआउट ले रहा है, वैसा ले रहा है, और डेली का अपडेट डाल रहा है, तो क्लाइंट अट्रैक्ट तो उसी के पास होगा। बट जिसके पास एक्सपीरियंस ज़्यादा हो, न्यूट्रिशन का गाइडलाइन ज़्यादा हो, ठीक है, और जिसने ज़्यादा ट्रेनिंग्स की है, उनको हर साल अपडेट, अगर वो बंदा अपडेट है आपका ट्रेनर, तो आपसे तो सारी चीज़ें करवा लेगा और आपको रिजल्ट भी देगा। तो जब भी क्लाइंट आते हैं तो क्लाइंट ने, जैसा मैं एक एग्जांपल आपकी जगह पर रखकर मैं अगर जाता हूँ किसी ट्रेनर के पास पीटी लगाने के लिए, तो मैं तो पहले देखूंगा कि उसका कितने साल से एक्सपीरियंस है इस चीज़ में, वो क्या वर्कआउट देता है बंदों को। किसी जान पहचान वाले से भी मैं पूछ लूँगा कि अरे यार आप तो आ जाते हो, सर कैसे है क्या है, हाँ, तो फिर वहाँ से भी हम आप लोगों को नॉलेज मिल जाता है कि नहीं बंदा सही है, करवा सकते हैं, आप पीटी करवा सकते हैं। बट मैंने जब भी बोला है कि ट्रेनर, आज के ट्रेनर जल्दी रिजल्ट देने के चक्कर में एनाबॉलिक स्टेरॉइड देते हैं, ऐसा काफ़ी जगह चलता है, और वो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं कि आप उनको रिजल्ट दे रहे हो, आपको बता कर नहीं दे रहे हो उनको कि आप क्या दे रहे हो क्या नहीं दे रहे हो। क्लाइंट को पता है कि मुझे फैट लॉस करना है, उसने बहुत भरोसा कर लिया आप पर, और आपने जो दिया वो उसने खा लिया। ये रियल फैक्ट है। सर आपने ट्रेनर की बात तो बहुत सही कही है, इसी से मुझे एक फैक्ट पता चला है, आई वॉन्ट यू टू क्लैरिफाई दैट, कि मोस्टली चंद्रपुर में जितने जिम हैं उसमें अभी जो ट्रेनर सॉरी मोस्टली चंद्रपुर में भी जितनी जिमें हैं उनमें जितने भी ट्रेनर्स जो भी ट्रेनिंग प्रोवाइड कर रहे हैं मोस्टली आपके ही स्टूडेंट हैं, ऐसा हमें सुनने में आया है। तो इस बारे में आप क्या कहना चाहोगे? सर काफ़ी स्टूडेंट मेरे ही है। आप एक टेक एक्शन में जाओगे, विशाल हिवरकर है, और एक लड़की भी है वहाँ, एक जो मेरे पास जॉब करती थी। उसके बाद में एक सौरभ गटलेवार है जो कोरफिट में जॉब करता था। उसके बाद में हीरे जिम में भी काफ़ी मेरे बंदे हैं। गोल्ड जिम देख लो, राणा सर का, वहाँ पर भी कुणाल गेडम करके, वो भी मेरा ही क्लाइंट है। मेरे पास जॉब कर चुके हैं बंदे। जितने भी चंद्रपुर के जिम है, कोई ना कोई जिम में आप अगर जाओगे तो आप खेमरा सर का ही स्टूडेंट पाओगे। हमने ट्रेन ही उनको वैसा किया है कि आप रिजल्ट दे पाओ। बट मैं एक रिक्वेस्ट करता हूँ मेरे सारे ट्रेनरों से जो मेरे हाथ से नीचे सके, बस एक्टिंग मत करो, और क्लाइंट को जो देना है वो दो। आपका एक्टिंग देखने नहीं आते बंदे, आपसे कुछ अचीवमेंट करने के लिए आते हैं। तो आप ठीक है, आप सोशल मीडिया पे खुद को इतना प्रेजेंट कर रहे हो, बट आप समझो कि क्लाइंट को क्या देना है क्या नहीं। सर आपने अभी बॉडी बिल्डिंग सॉरी सर आपने ना अभी ये जिम के और फिटनेस के बारे में बताया। वी हैव ऑल्सो सीन यू जजिंग बॉडी बिल्डिंग कॉम्पिटिशन, है ना, जहाँ पे लोग compete करते हैं। पावर लिफ्टिंग के आप जज रह चुके हैं, आपने एसोसिएशन का नाम भी लिया है, तो इसके बारे में मुझे थोड़ा बताइए कि जिम एंड पावर लिफ्टिंग एंड बॉडी बिल्डिंग में कितना डिफरेंस है? सर फिटनेस फंडा एक अलग हो गया, बॉडी बिल्डिंग अलग हो गया, पावर लिफ्टिंग वेट लिफ्टिंग अलग हो गया। पावर लिफ्टिंग वाला बंदा जो आता है वो पावर जनरेट करने के लिए आता है, उसको इससे कोई मतलब नहीं मैं श्रेडेड दिखता हूँ, बल्कि दिखता हूँ, इससे कोई मतलब नहीं है। उस बंदे को परफॉर्मेंस करना है स्टेज पर, नेशनल में जाकर गोल्ड मेडल अचीवमेंट करने हैं, इंटरनेशनल के लिए जाना है। तो वो बंदा वो स्ट्रगल करता है, डाइट्स भी वैसे उनके हेवी रहते हैं, बट वो देखता है कि मेरा पावर एंड परफॉर्मेंस उतना जमा रहे। बॉडी बिल्डिंग उसके विपरीत गेम है। बॉडी बिल्डिंग में बहुत सारा डिसिप्लिन होता है। मैं जब जाता हूँ, मेरे बंदे अगर कोई थाली में अगर किसी के गुलाब जामुन दिख जाए ना कहीं प्रोग्राम में, तो बंदा थाली फट से छुपा लेगा या फिर कहीं रख देगा थाली। तो बॉडी बिल्डिंग में उसका डिसिप्लिन उसके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंस होता है। मॉर्निंग के मील से लेकर नाइट के मील तक उसके माइक्रो न्यूट्रिएंट्स, उसके प्रोटीन्स डाइट क्या है, उनका अमीनो एसिड उसमें बरोबर मिल रहा है कि नहीं, ये सारी चीज़ें रहती है। जब गेनिंग के पीरियड्स रहते हैं उनके, तो थोड़ा सा अलग सा रहता है, बंदा सारी चीज़ें खा लेता है, बट वो श्रेडेड है, अभी उसको बॉडी बिल्डिंग में श्रेडेड आना है, तो उसका डाइट्स भी चेंज हो जाएगा, उसकी रूटीन भी चेंज हो जाएगी, ठीक है, उसका कार्डियो भी उतना ज़्यादा हाई हो जाएगा, क्योंकि उसको स्टेज पे परफॉर्मेंस करना है, श्रेडेड दिखना है। वाटर लेवल वगैरह लॉस करवाते हैं वो लास्ट के 8 से 9 दिन में, या फिर कोई 3 दिन में भी करता है, कोई 5 डेज में भी। वो तो प्रिपरेशन का पार्ट प्रिपरेशन का पार्ट हो गया। बस जनरल जो फिटनेस वाला रहेगा वो उनके विपरीत रहेगा। उसको जाना है, मैं बस एक शर्ट पैंट पहनूँ तो
मेरा बॉडी वैसा स्ट्रक्चर दिखना चाहिए, मैं कैसा दिख रहा हूँ शेडेड, ऑफिस में जा रहा हूँ तो 4 लोग बोलना चाहिए अरे वाह सर आपका तो पेट वो काफ़ी कम दिख रहा है। मीन्स आप मॉर्निंग में 10-11 बजे आप ऑफिस में जाते हो, 5-6 बजे वहाँ से निकलते हो, आपका सीटेड वर्क है, आपका थोड़ा सा ना थोड़ा सा सेडेंटरी लाइफस्टाइल ही आ गया है समझो। आपने जो भी खाया कैलोरीज आपने जमा कर लिया है पेट में, वो बंदे को तो सबसे ज़्यादा एक्सरसाइज की ज़रूरत होती है। वेट ट्रेनिंग का भी रहेगा, कार्डियो का भी रहेगा। सही बात है सर। सो ये 3 अलग इंडस्ट्री हो गई, क्योंकि मोस्टली लोग बॉडी बिल्डिंग को ही फिटनेस समझते हैं। शायद से पावर लिफ्टिंग को थोड़ा अलग नज़र से देखते होगे, लेकिन मुझे लगता है ना बॉडी बिल्डिंग एंड फिटनेस दे फील लाइक एक ही है। हाँ, जिम जाके मारना है खत्म। सर आपने बहुत सारे एथलीट्स को, बॉडी बिल्डर्स को, वेट लिफ्टर्स को तैयार किया है, ठीक है। तो सर आपके इसमें बेस्ट ऐसे कौन से स्टूडेंट्स रहे हैं जो टॉप नॉच लेवल पे परफॉर्म कर चुके हैं? देखिए क्या मैंने जब भी आपको बोला था कि अच्छे जब जिम आ जाते हैं, जहाँ बार जैसे जिम आ जाते हैं, एक फ़ोटो निकालना है, मुझे सेल्फी निकालना है, तो मेरे साथ काफ़ी ये सारी चीज़ें रही है कि मैंने बॉडी बिल्डिंग के लिए तैयार तो कर लिया बंदे को अच्छे लेवल पर। मैंने नेशनल लेवल पर भी खिलवाया है। संग्राम चौगुले सर ने वगैरह एक कंपटीशन ऑर्गेनाइज किया था ना नेशनल लेवल पे, शुभम गानपाड़े करके उनको भी लेकर गया, बट मेडल नहीं लगा। उसके रीजंस कुछ अलग थे। अगर आप किसी अपने कोच को फॉलो नहीं करते हो, कुछ एक आधी चीज़ छोड़ देते हो खाने पीने में, तो आपके साथ वो सारी हो जाती है। बट आप जब परफॉर्मेंस करते हो और परफॉर्मेंस करने के बाद आपको लगता है कि मेरा नंबर नहीं आया, तो इसमें अब मैं जिम ही छोड़कर चले जाऊँ, तो वो थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है। बट काफ़ी अच्छे अच्छे लेवल पर मेरे स्टूडेंट हैं जिन्होंने बॉडी बिल्डिंग किया है। चंद्रपुर में तो हमेशा प्राइज लेकर आए हैं। एक हेमंत मड़ावी करके बंदा था, उसका भी अच्छा फॉर्मेशन है, वो अभी नागपुर में स्टडी के लिए चला गया है। वो नेचुरल पर था, बट उसके पूरी स्टेरॉइड साइकिल जैसी ही बॉडी थी सर। ओके सर, मैंने एक किस्सा भी सुना था कि आपने कई लोगों को हेल्प की है, नॉट वन पर्सन, लेकिन फिर वो जैसे ही आपने एक पॉइंट कहा ना कि कुछ चीज़ें होने के बाद वो छोड़ के चले जाते, या उनकी फिजिक बन जाती है या कंपटीशन जीत जाते, तो वो जिम चेंज कर देते, अपग्रेड कर देते। इसके बारे में आपका क्या ख्याल है? मैंने मुझे लगता है कि आप किसी से सीखते हो। फॉर एग्जांपल मैं आपके पास आया, मैंने आपसे पूरा सीख लिया, मैंने आपसे फिजिक बना लिया, आई हैव अचीव्ड व्हाट आई वांट, फिर मैं जिम चेंज कर देता हूँ, तो टैग चेंज हो जाता है। फॉर एग्जांपल मैंने जो कुछ सीखा वो मैंने XYZ जिम से सीखा, और वो अचीव करने के बाद मैं किसी और जिम में जा रहा हूँ, तो मैं इस जिम को नाम ही नहीं बताता हूँ कि मैंने यहाँ से सीखा है, मैंने यहाँ से कुछ किया, या मेरे कोच रह चुके हैं। इसके अलावा वो बताता है कि नहीं, मैंने इस जिम से मैं परफॉर्म करता हूँ, या मैंने तो सीखा ही नहीं किसी से, मैंने तो खुद बॉडी बनाई है। तो ऐसे मैंने बहुत सुना है। तो मैंने ये भी सुना है कि आपने फाइनेंशियली, चाहे वो स्टेरॉइड्स हो या डाइट हो या घर पे ला के रखे हैं बच्चों को प्रिपेयर करने के लिए, तो वो आपको जब ये पता चलता है कि मैंने किसी पे इतना काम किया है और वो बता रहा है कि मैंने कहीं और से सीखा है, या मैं इससे बिलोंग नहीं करता हूँ, या मैंने हेमराज सर से सीखा ही नहीं है, तो इसके बारे में आप थोड़ा सा बताइए कि क्या कहना चाहते हो? सबसे पहली बात तो सर थोड़ा सा दुख होता है कि हमारा क्लाइंट क्लाइंट नहीं है, हम लोग छोटे अपने परिवार जैसे समझते हैं प्लेयर को, कि वो बंदा प्लेयर है, मेरे हाथ से निकला है, हाथ से बना हुआ है। उनके लिए मैंने कोई पीटी चार्जेस नहीं लिए आज तक। मेरे पास कोई भी बॉडी बिल्डर, पावर लिफ्टर या वेट लिफ्टर हो, अगर उसने बोल दिया कि कैमरा सर ने हमसे पैसे लिए, नथिंग, कभी मैंने पैसे नहीं लिया। इनके जो भी इवेंट होते थे, इनकी जिम की फीस तक मैंने दी है, और फीस नहीं ली है जिम की। और उनको जो कॉम्पीट करवाया है, उनका जहाँ फीस होता था वो फीस भी मैंने पे की। ये बंदे तो कभी चाय पर भी खर्चा नहीं करते, पानी की बोतल तक नहीं लेते। तो इनका ले जाना आना ये सारा मुझ पर रहता था कि आप खेलो, खुद को प्रेजेंट करो, स्टेज पर परफॉर्मेंस करो। अब वो बंदा जब वहाँ खेल लेता है, तो फिर बाकी जिम वालों को तो चाहिए ना कि ऐसा स्ट्रेडेड बंदा अगर हमारी जिम में दिखता है तो हमारी जिम की वाह वाह हो जाएगी। तो फिर वो ऑफ़र भी करते हैं कि भाई आजा, हम आपको जिम फ्री कर देते। तो वो सारी चीज़ें होती है। जिम फ्री करने के बाद वो बंदा हमको छोड़कर चला जाता है, फिर बड़ा दुख भी होता है कि यार परिवार का एक सदस्य कम हो गया। लेकिन सर आपको कहीं ऐसा नहीं लगता कि ये एक तरीके का फ्रॉड तो नहीं, धोखा, सही वर्ड तो धोखा ही है, लेकिन उनका खुद का वो डिसीजन है। लेकिन मुझे ऐसा लगता है ना कि जहाँ से आपने सीखा हो या जिसने आपको बनाया हो, एटलीस्ट उन लोगों का तो नाम लेना ही चाहिए। सर सारे बंदे नाम लेते हैं,
नाम तो ऐसा नहीं है कि किसी ने नाम नहीं लिया, बट थोड़े से शर्माते हैं और उनको भी खुद को प्रेजेंट करना पड़ता है कि किसी को अगर कुछ डाइट्स देने हैं, वही बताया मैंने आपको, 2,000 का डब्बा 4,000 में बेचना है, क्योंकि मेरे खुद का तो बॉडी पर खर्चा करना है ना, तो फिर वो किससे निकालेंगे, तो फिर नया एक जमावड़ा बना लेते हैं। मैंने खुद स्ट्रगल किया, मैंने खुद बन लिया है, मैंने ये कर लिया वो कर लिया, नेशनल में गोल्ड मेडल अचीव कर लिया है, तो सारे ये बताते कि किसी और का हाथ नहीं है, मेरा खुद का हाथ है। बट जब वो बंदा बताता है किसी को मेरा मेरे सर पे मेरा ही हाथ है, तो फिर आजू बाजू वाले जो बंदे होते हैं वो बताते यार खेमरा सर का स्टूडेंट है, फेंक रहा है कुछ भी, उसके झमेले में मत जा, अपना दिमाग लगा। हाँ, नहीं क्योंकि सर जब मैं आपके बारे में स्टडी कर रहा था और पता कर रहा था कि क्या इन्होंने कैसे स्ट्रगल किया है, कैसे इन्होंने जिम डाली थी, तो आई हैव हर्ड लॉट ऑफ थिंग, जिसमें मुझे सबसे ज़्यादा यही पता चला, अरे सर ने बहुत लोगों को बहुत हेल्प की थी, लेकिन सर को सब लोगों ने धोखा दे दिया और यहाँ वहाँ चले गए। तो फिर मुझे कहीं बुरा लगा, यार ऐसा क्यों होता है। और ये सिर्फ ऐसे ही नहीं, मेरे भी कई सारे सर रह चुके हैं कि उनके साथ भी मैंने यही फेस होते हुए देखा है। एजुकेशन में भी किसी को हेल्प कर दी होगी, कुछ कर दिया होगा, लेकिन आखिर में जाके वो पता नहीं क्या हो जाता है, उन्हें ईगो आ जाता है या कोई उनके कान भर देता है, वो कट जाता है और वो सही में बहुत बुरा लगता है। सर बात तो ईगो की ही है। जब आप आते हो आपकी चेस्ट नहीं रहते, आपके बाइसेप ट्राइसेप नहीं दिखते, आप कुछ नहीं हो, सिर्फ जीरो। और आकर ही जिम में जैसे ही आप इंटरव्यू लेते हो तो पहले आप अपने सर के पैर छू लेते हो, हाँ मेरा गुरुजी बड़ा महान है, ठीक है। फिर आप उनको बहुत मस्का लगाते हो, ठीक है। ये हमारे लिए कुछ नई चीज़ें नहीं है, कॉमन ही है, ठीक है। अब वो बंदा बन गया है, बॉडी वगैरह बन गया, फिर उसको लग रहा है कि यार मैं तो 280 का डेढ़ भी मारने वाले बंदे हैं मेरे पास, जिनको मैंने ट्रेन किया है, 1-1 घंटा 2-2 घंटा उनके पीछे टाइम स्पेंड किया है मैंने। तो अभी तो थोड़ा सा एटीट्यूड आना ही चाहिए, और आ ही जाता है उनमें कि मेरे जैसा कोई नहीं है। सर तो 280 का कर ही नहीं रहे, बट वो ये भूल जाते हैं कि आपने जो 280 का डेढ़ किया है उसके पीछे आपके सर का हाथ था। सर ने अपना टाइम दिया, फैमिली छोड़कर, अपना बिजनेस छोड़कर आपके पीछे उतना टाइम दिया है। बट आप फिर क्या करते हो कि किसी और ने अगर आपको ऑफर कर दिया या फिर किसी और जिम में अगर अच्छी लड़की दिख जाती है तो फिर आपका टारगेट बन जाता है कि मुझे इसे पटाना है। मैं सर ओपनली बोलता हूँ, मैं किसी को छुपा कर नहीं बोलता हूँ किसी चीज़ को। तो उनका वो टारगेट बन जाता है, यार वो तो पावर लिफ्टिंग खेलने आई थी, बड़ी स्ट्रेटेड दिख रही, मस्त दिख रही, उसका हेयर स्टाइल अच्छा है, उसका स्किन अच्छा है, तो आप चले उधर। फिर आप वो भी एक टारगेट अचीव करने के लिए चले जाते हो। फिर आप वहाँ पर भी खुद को प्रेजेंट करते हो कि मैं, मेरे जैसा कोई नहीं है, ठीक है। जैसा अभी एक मेरा बंदा गया था कोरफिट जिम था, हमारे अमोल चौधरी साहब ने डाला था, अभी वो पोपट साहब चलाते हैं अल्फा जिम के नाम से। तो बंदा गया वहाँ, और मगर उसके जो साथ वाला बंदा था ना वो उसे लेकर गया। वो इसलिए लेकर गया था कि उसकी बॉडी उतनी खास नहीं बन रही थी और वो उतने मेडल अचीव नहीं कर रहा था, तो बहकाना तो उसे, वो बहका कर उसे ले गया जिम में। फिर वहाँ हमारे अमोल भाई ने थोड़ा सा उनका, हाँ 1 मोर रेप मैंने जब भी बताया था वैसे Come on. 1 मोर रेप कम ऑन, हाँ बहुत अच्छा। तो मैंने यार उसको फ़ोन करके बोला, यार अच्छा बंदा बनाया तूने, नियर अबाउट 1 मंथ हो गया आपका जिम डाले हुए, आपने 200-250 का डेढ़ ले रहे हो आप क्लाइंट का, बहुत अच्छी बात है। तो ये जो ऑफर्स करते हैं ना, ये जिम ऑनर भी करते हैं, और कुछ दोस्त रहते हैं जो थोड़ा सा जेलस रहते हैं उनके दिल में, तो उनको लगता है कि वो लेवल पर ना जाए तो इसकी फील्ड ही चेंज कर लेते या फिर कहीं इसके दिमाग में डाल देते। एक शेंडे करके लड़का था मेरे जिम में, वो भी नेशनल गोल्ड मेडल करता था, तो वो उसको भी एक बंदे ने, वो मैं स्ट्रॉन्ग मैन ना बने करके उसको अपने जेब से दारू पिलाना शुरू कर दिया, और वो भी बंदे ने पीना शुरू कर दिया। तो और उसमें भी एक भर दिया कि यार तू तो खुद इतना करता है, क्या खेमरा सर का सपोर्ट लेता है, क्योंकि खेमरा सर देंगे तो गोल्ड मेडल वाली ही वर्कआउट देंगे, वरना ना देंगे। तो यानी आसपास के लोग आपका काम बिगाड़ने के लिए बैठे हुए हैं। सर लोग हैं, बट आपको तो पता है कि आपके सर कैसे हैं, आपको तो खुद वो चीज़ों को जांचना चाहिए कि आप, मैं हूँ थोड़ा सा डिसिप्लिन मेंटेन करता हूँ, मुझे डिसिप्लिन मेंटेन करना बहुत अच्छा लगता है। बट आप वो जो चीज़ें करते हो ना कि माइंड में ये सब अल्लाह लेते हो कि यार मेरे जैसा कोई नहीं है, मैं तो इतना मार लिया उतना मार लिया, आपने फिर जाना ही नहीं आपके सर को कि आपके सर आपको कहाँ तक पहुँचाने वाले थे। आपने तो हाफ में ही ब्रेक ले लिया। एक जावेद करके बंदा है, मेरा स्टूडेंट है, वो रात में आता है जिम में, 8-9 के बाद ही आता है।
दिन भर जॉब करते हैं, उसके बाद में 2 घंटे वर्कआउट करता है बंदा और पूरा नेचुरल डाइट पर है। वो आप देखोगे तो आप भी बोलोगे कि बंदा क्या है, और हाँ, सारी चीज़ें सुन लेता है। वो भी इतना श्रेडेड और अच्छा बंदा है, बट उसने कभी मुझे ये नहीं बोला कि सर ऐसा क्यों वैसा क्यों, या फिर बड़ी आवाज़ में बात करना, कभी नहीं। जो डिसिप्लिन है वो डिसिप्लिन में ही करते हो। सर ये तो हो गया ट्रेनिंग। वैसे तो एक्सरसाइज क्या करना है, क्यों करना है, इसके ढेरों वीडियोस है सर। लेकिन मेरा पर्सपेक्टिव थोड़ा सा चेंज है। हम जाते हैं डाइट एंड न्यूट्रिशन की तरफ, क्योंकि जैसे कि आपने देखा भी है यूट्यूब पे एंड ऑल, जिम कैसी मारनी है, एक्सरसाइज कैसी मारनी, इसके ऊपर बहुत सारी वीडियोस है। लेकिन बहुत ऐसे कम वीडियोस है जो जेन्युइन डाइट और न्यूट्रिशन के बारे में बात करते। तो मैं भी पॉडकास्ट को थोड़ा उस डायरेक्शन में चेंज करना चाहता हूँ सर। सर अब डाइट की बात करें, बीइंग एन इंडियन, हम जितने भी इंडियंस हैं ना, मोस्टली हम फॉलो करते हैं फॉरेन के डाइट एंड ऑल, जब यूट्यूब पे देखते हैं, और जो बताने वाले भी मोस्टली वही का उठा के बताते हैं। बीइंग एन इंडियन, आपको क्या लगता है एक 9 to 5 वाले के लिए स्पेशली, क्योंकि 9 to 5 वाली ही जॉब ऐसी है जिसमें ना आप ज़्यादा कुछ कर नहीं पाते। अगर आप वेट लिफ्टिंग और प्रोफेशनली उसमें जाते हो तो आप बहुत सारा पैसा एज अ प्रोफेशनली उसमें घुसते हो। लेकिन 9 to 5 वालों के लिए एक्सरसाइजेस तो बहुत है लेकिन डाइट नहीं है। तो मुझे क्या ऐसा एक सिंपल बेसिक डाइट बताइए जो एक सिंपल पर्सन रोज़ फॉलो कर सकता है। सर इंडियन डाइट ही सबसे बेस्ट डाइट है। हमने खाना किस बर्तन में बनाया है, हमारे न्यूट्रिएंट्स हमने क्या लिए, ये अभी मैं आपको एक अच्छा एक्सप्लेन करके बताता हूँ। आप राजा रजवाड़ों के अगर खाना देखोगे, महाराज शिवाजी महाराज हो गए, संभाजी महाराज हो गए, उनके अगर न्यूट्रिशन डाइट्स की तरफ अगर आप जाओगे ना, तो आपको फिर पता चलेगा। जैसे मैं प्रतापगढ़ में गया था तो वहाँ तोहफे वगैरह रखी है, तो वो नियर अबाउट 100 kg 150 kg की, और उनको पहारा देना है तो तोहफे अपने कंधे पर रखकर वो पहारा करते थे। संभाजी महाराज के बारे में भी आपको पता है कि 80 kg की उनकी तलवार थी। तो आप उनके डाइट्स और न्यूट्रिशन तो देखो कि जो बंदा 80 kg की तलवार घुमाता है हवे में, तो उनका क्या डाइट्स रहा होगा। तो हमारे डाइट्स कुछ ख़राब नहीं है, बट क्या हो रहा है कि हम हमारे कल्चर को फॉलो ही नहीं करते, हमारे डाइट्स को फॉलो नहीं करते। किसी और फॉरेन कंट्री वाले ने बता दिया कि वो पिज़्ज़ा और बर्गर खा रहा है। पिज़्ज़ा और बर्गर में क्या मिलेगा आपको, स्टार्ची फूड है, इंसुलिन बढ़ाएगा बॉडी में, ग्लाइकोजन ज़्यादा चला जाएगा वो, ठीक है, फैटी लिवर की तरफ चला जाएगा। तो ये आपको ये सारी चीज़ें सोचने वाली बात है कि हमारा इंडियन डाइट्स कितना अच्छा है। हम चिकन खाते हैं, मटन खाते हैं, सारी चीज़ें हम लोग बॉईल कर कर खाते हैं। पहले तो इतने मसाले नहीं थे, जो बाहर से आए फिर उन्होंने हमको बताया कि मसाले इतने खाने। जड़ें ज़्यादा खाते थे हम, पेड़ों की जड़ें, ठीक है, फाइबर्स ज़्यादा खाते थे। तो न्यूट्रिशन का जो पार्ट्स है हमारा इंडियन कल्चर का, वो सबसे बेस्ट है। हमको तो बचपन में ही बताया, एक आदिवासी समाज होता है, उनके हार्मोन्स काफ़ी अच्छे होते हैं। आपने कभी देखा है क्या कि उनको जो श्रेडेड बॉडी होती है, बट आपने देखा है क्या वो जंगल में रहते थे, स्टार्टिंग की उनका जर्नी वहीं से है कि उन्होंने डाइट्स वहाँ के फॉलो किए। और उनके भी खाने में मैंने अक्सर देखा है कि न्यूट्रिशन काफ़ी अच्छे रहते हैं। वो एग खाते हैं, फिश खाते हैं, मीन्स एक नियर अबाउट 1 डे का अगर उनका जो न्यूट्रिशन देखा जाए ना, तो उनको जो सारी चीज़ें चाहिए, गुड क्वालिटी फैट्स हो गया, वो सारी चीज़ें वो लेते हैं। माइक्रो न्यूट्रिएंट्स भी उनको मिल जाते हैं जड़े में, या फिर कुछ फ्रूट्स वगैरह खा रहे हैं, सैलेड वगैरह खा रहे हैं, उसमें से मिल जाते हैं। और एक जो मॉर्निंग में 9 AM को बंदा जाता है ऑफिस में और 5 PM को वगैरह निकलता है बाहर, तो उसको सोचना चाहिए कि मैं क्या कर रहा हूँ मेरे बॉडी के साथ। वो बंदा मॉर्निंग में उठेगा, एक पाव पाव खा लेगा, वड़ा पाव, बस वहाँ से उसकी जर्नी स्टार्ट होती है, और 2 चपाती, थोड़ा सा राइस और थोड़ी सी सब्जी लेकर जाता है ऑफिस में। फिर उसके बाद वो 5-6 बजे थोड़ा सा स्ट्रेसफुल निकलता है, फिर उसको रिलीज़ करने के लिए एक सिगरेट एक हाथ में और एक हाथ में चाय लेकर। ये मैं आपको बता रहा हूँ कि वो अपने डाइट्स कैसे ख़राब कर रहा है, ठीक है। वो चाय और सिगरेट ले ली। जब भी आपने मुझे पूछा भी था कि ये जनरेशन में थोड़े से लोग मीन्स कमज़ोर किए हुए, फेमिनाइन टाइप हो रहे हैं, ठीक है, तो ये सारी चीज़ें होती थी। तो बंदा सवेरे निकला है, शाम तक का उसका रूटीन ऐसा है, फिर रात में सोचता है कि मुझे खाना क्या है, या फिर किसी पार्टी में जाना है। अगर किसी ने कुछ अच्छा बनाया है तो ठीक है, नहीं तो फिर बाहर और नूडल्स, मंचूरियन, फ्राइड राइस ये वगैरह खा लेगा। या फिर और उसको ऑफिस में कभी दोपहर में क्रेविंग होती है, शाम में 4-5 बजे, तो एक चिप्स पॉकेट खा लेगा, एक आलू भुजिया खा लेगा। वो सारा उनका डाइट्स रहता है। तो मैं
उनको यही बोलना चाहता हूँ कि अगर आप अपने डाइट्स अगर फॉलो करने हैं तो हमारे पुराने डाइट्स फॉलो करो। हम जब स्कूल में जाते थे तो मम्मी एक पनीर पराठा बना देती थी या फिर घी में लगा कर रोटियाँ बना देती थी, गुड क्वालिटी फैट्स हो गया वो। मीन्स एक हम लोग जाते हैं ना, मीन्स ऑयल जो होते हैं वो इस बेसिस पे होते हैं कि 1 ग्राम ऑयल मीन्स 9 कैलोरीज, 9, ठीक है। और जो कार्ब होते हैं वो 1 ग्राम मीन्स 4 कैलोरीज। तो वो कैलोरीज आप किस तरीके की इनटेक कर रहे हो वो बहुत डिपेंड होता है। सो इन शॉर्ट सर हम ऐसा कहते हैं कि अगर आप क्लीन डाइट रखते हो, रोज़ का घर का पका हुआ खाना भी खाते हो, तो भी इट इज़ मोर देन इनफ कि आप अच्छा लाइफस्टाइल का डाइट फॉलो कर रहे हो। अगर आप उसको डाइट्स को अगर उस तरीके से लेते हो तो जैसा मैंने बताया कि स्कूल में जाते समय पनीर पराठा मिल गया है, ठीक है, फिर ऊपर सिंपल रोटी सब्जी चावल दाल स्प्राउट्स जैसे मम्मी लोग हमें बना के देती थी, जैसे आपने बहुत इजी टर्म में किया, तो इट इज़ मोर देन इनफ कि एक अच्छा डाइट फॉलो हो सकता है। अच्छा डाइट फॉलो हो सकता है अगर जनरल बंदा है, उसको रिक्वायरमेंट वो बॉडी इंटू 0.8 का ऐसा ही का उसका प्रोटीन का डाइट है, वो बॉडी के वेट के हिसाब से उसको कैलकुलेट किया जाता है। उस हिसाब से अगर वो बंदा लेता है तो इनफ। बट वो स्प्राउट्स कौन से ले रहा है, ठीक है, फाइबर्स कितने ले रहा है। नहीं सर, अभी तो हम यानी बॉडी बिल्डिंग की तरफ जा ही नहीं रहे या फिटनेस की तरफ जा ही नहीं रहे, हम क्लीन डाइट की बात कर रहे क्लीन डाइट ही बोल रहा हूँ सर मैं। आप एक फ्रूट भी देते हो तो उसमें भी काफ़ी फाइबर्स आ गए, ठीक है। आप दे क्या रहे हो बच्चों को घर से निकलते समय या फिर ऑफिस में आप जा रहे हो, आपका टिफ़िन कैसा है, हैं। सही बात। पूरी सारी चीज़ें आपकी डाइट्स पर डिपेंड करती है। तो यानी सिंपल खाना खा के भी आप अच्छी लाइफस्टाइल। सिंपल खाना खाकर अपनी लाइफस्टाइल तो अच्छी कर सकते हो, बट आप मसल नहीं मसल की बात ही नहीं कर रहा, इसलिए मैंने कहा कि बॉडी बिल्डिंग वालों के लिए नहीं। सिंपल एक अगर 9 to 5 जॉब वाला है, कि अब उसको तो पता ही नहीं ना, आज शायद वो जिम जा भी ना पाए, है ना, कि अब ऐसी की दिक्कत आ गई कि मैं जिम 1 महीना नेक्स्ट ना जा पाऊँ, तो उनके लिए सही है सर। बस मेरा इतना ही बोलना है कि आप कैसा भी करके कैलकुलेशन 40-50 ग्राम्स का अगर आप अपने प्रोटीन में लेते हो, प्रोटीन डाइट लेते हो खाने में, तो इनफ है। वो दाल में मिल जाएगा, स्प्राउट में मिल जाएगा, राजमा है, चना है, छोले है, सारी चीज़ों में मिल जाता है सर। सर अब ना सर 2 कैटेगरी है जिसमें ना हमेशा यानी क्लैशेस होते हैं। एक होते हैं वेजिटेरियंस और दूसरे होते हैं नॉन वेजिटेरियंस। वेजिटेरियंस वाले बोलते हैं कि नॉन वेजिटेरियंस वालों से हमारी बॉडी थोड़ी कम बनती या टाइम लगता है, और नॉन वेजिटेरियन वाले बोलते हैं कि एज़ कम्पेयर टू वेजिटेरियन हमारा स्पीड अप हो जाता है प्रोसेस। तो ये मिथ है या रियलिटी है? सर रियलिटी है। क्या रियलिटी है? वेजिटेरियन वालों की ज़्यादा जल्दी बनती है या नॉन वेजिटेरियन वालों की? नॉन वेजिटेरियन वालों की सबसे ज़्यादा बनेगी क्योंकि वो हायर प्रोटीन इंटेक करते हैं। और ऐसा नहीं है कि जो नॉन वेजिटेरियन है वेजिटेरियन है उसमें कुछ डिफरेंट रहेगा, थोड़ा सा ही डिफरेंट है। एक वेजिटेरियन डाइट अगर वो फॉलो करता है तो वो उतने अमीनोस बॉडी में नहीं डाल पाता है। जैसा मैंने जब भी बताया कि वो खाने में क्या राजमा छोले, तो इसमें सारे ज़्यादा कार्ब्स ज़्यादा हो गए, प्रोटीन्स कम होगा, ठीक है। बट वो जब नॉन वेजिटेरियन की तरफ जाएगा तो उसको अमीनोज उतने मिलेंगे, प्रोटीन उतना मिलेगा। नियर अबाउट आप 100 ग्राम चिकन अगर पर डे इंटेक करते हो तो नियर अबाउट आपको 20, 25, 30 ऐसा ग्राम का प्रोटीन मिलेगा। आपका चिकन पर डिपेंड करता है उसमें बोन है या फिर बोनलेस है, ठीक है। मटन पर डिपेंड करता है, आप बोन से क्वालिटी का मटन खा रहे हो, ठीक है। ये सारी चीज़ होती है सर। सर अब कोई नॉन वेजिटेरियन है, उसके लिए सबसे बेस्ट वे ऑफ सोर्स ऑफ प्रोटीन कौन सा होता है? जैसे कि वर्ल्ड लेवल पे लोग बीफ को ज़्यादा प्रेफर करते हैं, इंडिया में मोस्टली पार्ट में बीफ अलाउड नहीं है, तो चिकन या मटन की तरफ जाते हैं। और फिश तो मुझे ऐसा लगता नहीं, एक्वाटिक जो फूड है वो बहुत ही कम लोग इंडिया में कंज्यूम करते हैं। तो पहले इसको थोड़ा कैटेगराइज करके इसकी प्रायोरिटी बताइए कि नॉन वेजिटेरियन वालों के लिए बेस्ट क्या है? नॉन वेजिटेरियन वालों के लिए बेस्ट तो एग भी रहेगा। एक अगर आप अंडा लेते हो तो नियर अबाउट 6 से 6.5 ग्राम का आपका प्रोटीन इंटेक होता है एक अंडे में। बट हम योग ज़्यादा लेने के लिए नहीं बोलते हैं। जैसा मेरे डाइट्स में मैं बोलता हूँ कि आप 2 एग ले लो विथ योग, बाकी के आप पूरा क्लीन प्रोटीन होता है वो वाइट वाला, ठीक है। तो नियर अबाउट उसमें अंडे की साइज़ देखकर उसका होता है वाइट वाला 3.5 ग्राम आया या 3 ग्राम प्रोटीन आया। बट होले के अगर एक अंडा होगा तो फिर उसमें आएगा नियर अबाउट 6 to 6.5 इतना ग्राम का प्रोटीन आएगा, वो भी प्योर प्रोटीन है, ठीक है। उसके बाद हम लोग जाते हैं फ़िश के तरफ।
फ़िश आप कितना इंटेक कर रहे हो, वो भी ऐसा ही आएगा नियर अबाउट 25-30 ग्राम्स, 20 ग्राम। आप 100 ग्राम के पीछे की क्वांटिटी मैं आपको बता रहा हूँ। अगर वो उसको फॉलो कर दे, जैसा मैं भी न्यूट्रिशन देते समय सबको बोलता नहीं कि आप प्रोटीन ले लो, अभी मेरी प्रोटीन शॉप है तो प्रोटीन ही लो, ऐसा नहीं बोलता हूँ। मैं देखता हूँ कि वो जनरल डाइट में से कितना प्रोटीन कलेक्ट कर सकता है। अगर नॉन वेजिटेरियन है तो मेरे लिए तो बहुत ईजी बात है कि नॉन वेजिटेरियन है, आज आपने 100 ग्राम चिकन ले लिया मॉर्निंग में, या फिर रात में चिकन ले लिया तो फिर मॉर्निंग में फ़िश ले लो। फ़िश कहीं भी मिल जाएगी आपको, नियर अबाउट 80 रुपये पाव मिल जाती है कहीं भी। ठीक है, तो वो भी अच्छा हो जाता है कि एक पाव का उसने प्रोटीन ले लिया, उसको 2 टाइम में अगर डिवाइड कर लिया तो अच्छी बात है उसमें। और जो मिल्क रहता है वो तो केसिन प्रोटीन है। नहीं तो सब मिल तो हम नॉन वेज में पकड़ेंगे ही नहीं ना। सर नॉन वेज में नहीं पकड़ेंगे, बट मैं एक डाइट का पार्ट बता रहा हूँ कि वो उसने लेना चाहिए। सो फिश के बाद फिर कौन सा प्रायोरिटी रखेंगे, मीट या चिकन? सर मीट और चिकन में तो दोनों भी अप्रोक्सीमेट उतना ही रहेगा जितना आपको प्रोटीन का कैलकुलेशन बताया है मैंने। बट आप देखो कि इजी सोर्स क्या है आपका। अगर फ़िश है, फ़िश अवेलेबल तो फ़िश ले लो, मीट अवेलेबल है तो मीट ले लो। बकरे का भी मीट अच्छा रहता है। ठीक है, बीफ तो मैं रेफ़र करता नहीं हूँ क्योंकि मैं खुद खाता नहीं हूँ, और आप इंडिया में भी वो सब। इंडिया में तो इसलिए बोला वर्ल्ड लेवल पे वो लोग प्रेफर करते हैं उसको, लेकिन इंडिया में हम नहीं खाते, तो उसकी अलग बात होगी। लेकिन हाँ, मीट, रेड मीट एंड वाइट मीट में जैसा फिश एंड चिकन में हम प्रेफर कर सकते हैं, दोनों में ज़्यादा कुछ फ़र्क नहीं है। ठीक है सर, अब बात करते हैं हम सर वेजिटेरियन वालों के लिए, तो उसके लिए क्या फिर बेस्ट रहेगा? वेजिटेरियन डाइट में आप पनीर ले सकते हो, मिल्क ले सकते हो, स्प्राउट तो मैंने पहले ही बताया, चना, राजमा, छोले, ये सारी चीज़ें ले सकते हो आप। और सोर्स ऑफ वे देखोगे तो एक प्रोटीन अच्छा आपको मिल्क के सिवाय कुछ किसी में कुछ ज़्यादा मिलेगा नहीं। पनीर में भी उतना नहीं मिलता है क्योंकि उसमें लैक्टोज वगैरह ज़्यादा आ जाते हैं। तो देखना पड़ेगा कि बंदा कैसा डाइट फॉलो करता है, क्या चाहिए उसको, क्या अचीवमेंट है, उसके हिसाब से क्या लेना चाहिए उसको। और सारी चीज़ में कार्ब उसके बंदे के ज़्यादा आएगा। ओके सर, अब एक स्मॉल स्ट्रेट क्वेश्चन, ठीक है? दो बंदे हैं, सेम एज सेम फिजिक, 6 महीने में सबसे ज़्यादा ट्रांसफॉर्मेशन किन का दिखेगा, वेजिटेरियन वालों का या नॉन वेजिटेरियन? नॉन वेजिटेरियन वाले का। नॉन वेजिटेरियन, यानी अगर ओवरऑल हम गिने तो विनर इज नॉन वेजिटेरियन डाइट। ठीक है सर। सर बेसिक ऐसे सप्लीमेंट जो एक फिटनेस अचीव करने के लिए तो लेने ही चाहिए, लेकिन डे टू डे लाइफ में भी आपको इन्वॉल्व करने चाहिए, ऐसे सप्लीमेंट्स तो ओमेगा 3 फैटी एसिड सबसे ज़्यादा रेफ़र करता हूँ मैं, क्योंकि आपको ब्रेन को फटीग होने से भी बचाता है, वो आपके लिए कमेंट्स भी अच्छा रखता है और आपकी स्किन भी ग्लो करता है ओमेगा 3 फैटी एसिड। प्लस मैं मल्टीविटामिन ज़्यादा रेफ़र करता हूँ। मैं देखना कि मेरे नियर अबाउट 1 मंथ में 250 मल्टीविटामिन्स, 250 300 फ़िश ऑयल मेरे सेल हो जाते हैं। बट मैं खुद बोलता हूँ कि आपको लेने चाहिए, क्योंकि आपको सादे खाने में उतने न्यूट्रिएंट्स मिलेंगे नहीं, या फिर उतने मल्टीविटामिन्स मिलेंगे नहीं जो आप एक टैबलेट लेकर ले लेते हो। विटामिन डी है, विटामिन D3 है, B12 है, ये सारी चीज़ें आपको उसमें मिल जाती हैं। सर मोस्ट रिसर्च्ड सप्लीमेंट है क्रेटीन, तो क्या क्रेटीन सिर्फ जिम मारते वक्त ही लेना है, या हम जनरल रोज़, जैसे फॉर एग्जांपल मैं जिम नहीं मार रहा हूँ तो क्या मैं ऐसे भी ले सकता हूँ क्रेटीन? सर जब क्रिएटिन आपका 2 ग्राम बॉडी में ऑलरेडी बनता ही है, उसके बाद में आप एक्सटर्नल ले रहे हो 3 ग्राम्स, ठीक है। बॉडी बिल्डिंग की जर्नी में हम लोग 6 ग्राम भी दे देते हैं। कोई ट्रेनर तो उनको लोडिंग फेस पर रखते हैं, नियर अबाउट 15 ग्राम वगैरह दे देते हैं, बट वो लीवर को ज़्यादा वर्क दे दिया आपने, ठीक है। 3 ग्राम या 5 ग्राम आप सफिशिएंट है, आप ले सकते हो वर्कआउट में। अगर आप नहीं भी ले रहे हो तो ऑलरेडी आपके बॉडी में 2 ग्राम पर डे बन ही रहा है, तो उससे कुछ ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है? ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, बट आप ट्रेनिंग जब करते हो, आपका ATP जो बनता है बॉडी में, एडेनोसिन मोनोट्राइफॉस्फेट, वो जब बनता है तो उसका एक फॉर्मेशन नहीं होता है कि आपको मसल अगर बढ़ाना है, बल्किंग फॉर्मेशन में जाना है, या फिर स्ट्रेंथ बढ़ाना है, ATP आपने बढ़ा लिए है वो क्रिएटिन इनटेक कर। सर ये तो हो गया अभी सप्लीमेंट एंड ऑल। अब आते हैं दो चीज़ के सर, एक है मेंटल हेल्थ और दूसरी है इंजरी। तो हम स्टार्ट करते हैं इंजरी से, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है ना, एक फिटनेस पर्सन हो या बॉडी बिल्डर हो या वेट लिफ्टर हो, इंजरी इज़ द मोस्ट कॉमन थिंग। तो मुझे ऐसे बताइए कि ऐसी कॉमन इंजरी कौन सी है जो
हर पर्सन को मोस्टली फेस करनी पड़ती है या होती ही है? वर्कआउट में सर? वर्कआउट में सर। वर्कआउट में हाँ। स्टार्टिंग में क्या होता है कि अभी आपने देखे होंगे कि गवर्नमेंट जिम ज़्यादा निकले, या फिर गार्डन में भी ऐसे बहुत सारे इक्विपमेंट होते हैं, बंदे को पता नहीं रहता है कि मुझे करना क्या है। तो जिम में तभी आता है जब उसको इंजरी होकर है, जनरली लोगों को। ये नियर अबाउट 40 अबव वाले से लेकर 60 तक के बंदे की बातें हो रही है। तो उन्होंने तो ओपन गार्डन में अपनी वर्कआउट कर लिए, उनको शोल्डर प्रेस पता नहीं है, चेस्ट प्रेस पता नहीं कैसा लेना है, कितने इंटेंसिटी से लेना है, तो डेल्ट उनका चला जाएगा, थोड़ा सा वेर एंड टेयर हो जाएगा, उसमें थोड़ा सा टेयर हो जाएगा वो डेल्ट। उसके बाद में उनको सीटअप्स कितने करने हैं पता नहीं, किसी बंदे को देख लेते हैं कि सीटअप्स करते हुए फट से नहीं इंजरी आ जाएगा उनको, या फिर मसल ज़्यादा ट्रेन कर लिया उन्होंने तो फिर वो लैक्टिक एसिड बन जाएगा उनका। तो और कुछ उठाने में, जैसे जनरली किसी चीज़ को सडनली उठा लिया तो उनका L4 L5 में प्रॉब्लम आ जाएगा, मीन्स साइटिका वगैरह का उनको प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाता है। तो ऐसे इंजरी वाले आते हैं। यानी ये कॉमन इंजरीज? कॉमन इंजरी, ये तो कॉमन इंजरी रहेगी सर। सर, इन इंजरीज को रिकवर होने के लिए कितना टाइम लगता है? इंजरी कितने दिन से उस पर डिपेंड करेगा, कैसा इंजरी है, कितना डीपली इंजर्ड हो चुका है। अब मेरे पास जो क्लाइंट आते हैं मैं उनको इतना ये नहीं करता हूँ, पहले मैं डॉक्टर से चेकअप करवाता हूँ उनको कि आपका इंजरी कैसा है। उन्होंने बोला कि आपका फिजियो से वगैरह हो जाएगा, तो हल्का फुल्का फिजियो मैं भी देता हूँ, तो उससे उनको मैं रिकवर कर लेता हूँ। बट वो ड्यूरेशन में आपको कम यानी बता नहीं पाऊँगा, वो डॉक्टर ही बताएंगे कि आपका कितना इंजरी कितने दिन से है, उस पर वर्क रहेगा। और मैं तो नियर अबाउट 1 मंथ 2 मंथ 3 मंथ्स में देख लेता हूँ, कवर कर लेता हूँ उनको। सर, एक ना प्रॉब्लम है हम इंडियंस में, स्पेशली हमारे लेडीज़ में, वो जब कुछ पेन होता है ना या कुछ उनको तकलीफ़ होती है ना, दे इग्नोर। वो उनको ऐसा नहीं लगता है कि ये मुझे प्रॉब्लम है तो मुझे डॉक्टर के पास जाना चाहिए, मुझे दिखाना चाहिए। व्हाट दे फील, अरे ये तो बहुत कॉमन है, अरे मैं जिम मार रहा हूँ तो ये होता ही है, या मैंने कुछ कर लिया तो ये तो होगा ही। 1 हफ्ता 2 हफ्ता चले जाता है और वो ना नासूर हो जाता है फिर। जैसे मेरा खुद का एक्सपीरियंस बता रहा हूँ कि मेरा लेफ़्ट नी का, जैसे मैंने आपकी पिछली बार जब हम मिले थे तो बात हुई थी कि लेफ़्ट नी का मेरा प्रॉब्लम है। मैंने भी वही किया गलती, जब मेरी किक बैक हो गई और पैर के प्रॉब्लम शुरू हुए तो मैंने इग्नोर करता चला गया। तो ये लोगों को प्लीज़ आप समझाइए, शायद मेरे एक्सपीरियंस से तो लोग समझ ना पाए, लेकिन आप प्लीज़ बताइए कि अगर आपको ऐसी कोई इंजरीज होती है तो इसको अवॉइड ना करें, और कब आपको डॉक्टर्स को कंसर्न करना है ये भी थोड़ा गाइड कीजिए सर। देखो, इंजरी तो सभी को आएगी, मैं भी एक इंसान हूँ तो इंजरी सभी को आती है। बट आपको करना वो है, जब भी आपको इंजरी आएगी सबसे पहला आप डॉक्टर के पास जाओ, या फिर आपके जो बड़े बुजुर्ग हैं जो हम घर का नुस्खा कर लेते हो, थोड़ा सा ये लगाना है वो लगाना है, तो आप वो सारी चीज़ें कर लीजिए। बट इंजरी फर्स्ट डॉक्टर ही आपका देख कर बताएगा कि आपको क्या करना है क्या नहीं है। तो स्टार्टिंग में थोड़ी सी इंजरी आती है, बट अभी सम्राट सर का भी हमारा थोड़ा सा नी का इंजरी हुआ, उन्होंने भी अवॉइड कर लिया, साल भर उनको उस पेन से गुजरना पड़ा। ठीक है, अभी अभी तो थोड़े से रिकवर हो रहे हैं, बट आपने भी वही करना है कि पहला डॉक्टर के पास जाइए आप। अगर आपका ट्रेनर है वो अगर एक्सपीरियंस होल्डर है तो वो भी आपको बताएगा कि आपको करना क्या है, कौन सी एक्सरसाइज है, कौन सा वार्म अप है, वो आपका रिकवर कर देता है। बट डाइट्स भी आपके उतने ही अच्छे हैं मसल को रिकवर करने के लिए, इसलिए जब भी पेन है तो अच्छे डाइट्स फॉलो कीजिए, ना कि स्टार्ची फूड, बर्गर, पिज़्ज़ा, इससे कुछ नहीं होता। वो कमा रहे हैं, हम लोग उनको पैसा दे रहे हैं। तो जब भी आपकी इंजरी हो आप डाइट्स अच्छे फॉलो करो। थैंक यू सो मच सर कि शायद इसी बहाने वो लोग सुनेंगे। सर, ये हो गए इंजरी के पार्ट, अब आते हैं जैसे कि हेल्थ, मेंटल हेल्थ स्पेशली। सर, मैंने जो नोटिस किया है ना, जब कोई जिम मारता है, ये मेरा पर्सनल ओपिनियन भी हो सकता है, उनमें एग्रेशन बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। और लोग कहते हैं कि आप जिम करने से आपको पीस मिलता है या कामनेस फील होती है, आपकी थकावट दूर हो जाती है। तो आप क्या क्या कहना है कि वो जिम के बाद ज़्यादा एग्रेसिव हो जाते हैं या सही में पीस और कामनेस उनमें आता है? डिपेंड करता है सर वर्कआउट कैसी है। ईगो वर्कआउट करेगा तो बंदे का थोड़ा सा टेस्टोस्टेरोन हाई लेवल हो जाएगा, तो कॉमन सी बात है, थोड़ा सा एग्रेशन में आता ही है। बट वो काम डाउन करता है, योगा वगैरह उसमें अगर इनटेक कर लेता है कि मुझे ये करना है, और डिपेंड करता है अपने दिन भर का जो हुआ है,
जो भी आप पर दिनचर्या में हुआ है, आप उठे कितने बजे, आपकी नींद नहीं हुई है क्या, ठीक है, आपने बहुत ज़्यादा कुछ एक्सरसाइज कर लिया है क्या, दोस्तों के साथ रह के या फिर फैमिली से कुछ स्ट्रेस मिला है क्या आपको। गर्लफ्रेंड का प्रॉब्लम है, गर्लफ्रेंड का प्रॉब्लम तो अभी कॉमन ही हो गया सर। अभी 15-16 साल का बच्चा होगा तो उसको गर्लफ्रेंड का प्रॉब्लम है। तुम मुझसे प्यार करती, तुम मुझसे प्यार नहीं करती। वो तो मेरे जिम में भी मैंने देखा है कि हाथ यहाँ से यहाँ तक कटे। वो स्ट्रेस लेवल क्यों बढ़ा है, क्यों बढ़ा है, एग्रेशन क्यों बढ़ा है, वो देखना चाहिए कि हमने आज क्या किया क्या नहीं किया, उस पर स्टडी करनी चाहिए। खुद पर स्टडी कर लो कि मैंने आज सवेरे से शाम तक क्या किया, ठीक है। आप अच्छा स्टडी करते हो, आप अच्छा बुक पढ़ते हो, आप अच्छे वीडियोस देखते हो, आप अच्छे प्रार्थना करते हो, भगवान के प्रेयर करते हो, तो आपको ये सारी चीज़ें स्ट्रगल नहीं करनी पड़ेगी। एग्रेशन तो बढ़ेगा मगर हल्का पुल्का बढ़ेगा, तो आपको जो भी एग्रेशन है वो वर्कआउट में निकालनी चाहिए। हमारे एक मित्र है नितिन सर करके, तो उनका भी वैसे ही रहता था कि यार दिन भर का मेरा स्ट्रेस हो गया, ऐसा हो गया। मैं बोला सर एग्रेशन इस पर निकालो, वेट ट्रेनिंग करो, जितना आप उस पर एग्रेशन निकाल सकते हो निकालो। आपको पता है कि किसी बंदे से आपकी बनी नहीं और आपको उसको मारना है, तो सर प्लीज़ ऊपर में बॉक्सिंग बैग है, आप पूरा उसका गुस्सा पूरा वहाँ उतार कर आ जाओ। फिर ये मत बोलना कि यार कुछ दिल में रह गया। तो मैं थोड़ा सा वर्क कर लेता हूँ ब्रेन पर भी कि बंदे के माइंड में क्या चल रहा है। खास करके जो मेरे पीटी क्लाइंट होते हैं, मैं पहले पूछ लेता हूँ कि आपके आज दिन कैसा गया, आप कितने फटीग हो, आपका स्ट्रेंथ अच्छा है क्या, आपका आराम हो गया है क्या, रेस्ट एंड रिकवरी बराबर हो गई क्या। तो फिर देखना कि वो बंदा भी एक सही ढंग से वर्कआउट करता है, बट उसका लाइफस्टाइल आज थोड़ा सा गड़बड़ हो गया ना, फिर तो बंदा गया। और फिर उसका मूड नहीं लगेगा, कहीं और ही कर रहा है, 10 बार फ़ोन देख रहा है, हमको पता चल जाता है कि बंदे का आज मूड सही नहीं। फिर भी हम लोग उसको बातों में अच्छा सा लेकर, अच्छी चीज़ें बताकर हम उसको काम डाउन कर लेते हैं। सर और मुझे क्या लगता है ना, अगेन मुझे ऐसा लगता है ना, जब आप जिम मारते हो आपकी थोड़ी बॉडी बन जाती है ना, आप ना थोड़े इसमें चले जाते हैं। अब तो मैं किसी को भी मार सकता हूँ, अब कुछ झगड़ा भी हो गया तो भी मैं संभाल लूँगा। तो वो भी उनका एग्रेशन बढ़ा देता है। एक अब मुझे लगता है ना सपोर्ट सिस्टम उनका खुद का बढ़ जाता है कि मैं अकेला संभाल सकता हूँ। तो वो झगड़ा करने से पहले या फिर किसी से बहस करने से पहले, आर्ग्यू करने से पहले सोचती नहीं है, कि उनको लगता है कि मैंने थोड़ी सी बॉडी बना ली है कि आई कैन हैंडल एनीथिंग। सर डिपेंड ऑफ एज, ओके, डिपेंड ऑफ एज। उसका टेस्टो लेवल हाई है, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 25 तक के बंदों में बहुत ही ज़्यादा कॉमन सारी चीज़ें हैं, ठीक है। 25 के बाद बंदा थोड़ा सा शांत हो जाता है, फिर आफ्टर 40 के बाद तो बहुत ही विचार करने लगता है। नहीं सर, मैंने तो कोई 40 की भी देखे ना, जो शायद 20 वालों में भी जितना नहीं होगा, वो 40 वाला लेके बैठा होता है। सर मैंने आपको बोला कि मेंटल हेल्थ इनकी अच्छी नहीं है। अगर बहुत ज़्यादा स्ट्रेस है और वो वहाँ से निकल रहा है, 40 या 60 में भी होगा तो भी झगड़ा ही करेगा। तो झगड़ा ही करेगा। वो आपके घर का वातावरण भी उस पर डिपेंड करता है, कैरेक्टर भी डिपेंड करता है कि आप किस तरह के इंसान हो। जी। और वो जो मैंने बोला था कि 16 ईयर से लेकर वो 25 तक, तो वो कॉमन बात है कि वो उनका थोड़ा सा हार्मोन स्पाइक पर होता है, तो थोड़ा सा वो करते ही है, और टेस्टोस्टेरोन लेवल काफ़ी बढ़ा रहता है उनका, तो ये सारी चीज़ें उसमें। सर दूसरी चीज़ है कि बहुत सारी कॉमन हेल्थ इश्यूज़ है। सर थायराइड बहुत कॉमन हो गया आजकल, बच्चों में हो गया, ब्लड प्रेशर, शुगर, आई साइट ख़राब होना। जैसे आई साइट ख़राब होना आई विल नॉट कंसिडर एज अ हेल्थ इशू, वो शायद जेनेटिक्स भी हो या फिर बचपन से उनको कुछ हो, चश्मा लगना। तो इसके ऊपर एक्सरसाइजेस का कितना इम्पैक्ट पड़ता है या पड़ता नहीं भी? सर मैं तो आई साइट के लिए बोला तो मैं तो उनको त्राटक प्राणायाम देता हूँ, कैंडल लगाकर, वो योगा का पार्ट हो गया। बट आपने जो बोला है अभी, क्या बोला, एक बार रिपीट कीजिए। हाँ, थायराइड्स जैसे इश्यूज होते हैं या ब्लड प्रेशर का होता है, ओबेसिटी के अभी होने लगी है। ओबेसिटी तो वैसे तो कवर हो ही जाता है, लेकिन स्पेशली थायराइड, ब्लड प्रेशर, शुगर, या जो रोज़मर्रा की लाइफ में कॉमन डिसीज़ है, वो सही में एंजाइम से कम होते हैं, इफेक्ट पड़ता है, उस पर इम्पैक्ट होता है पॉजिटिव। सर सारी चीज़ों का एक सॉल्यूशन होता है, ठीक है। अभी आपको थायराइड बढ़ा है, आपका थायराइड में क्या बढ़ा है, TSH बढ़ा है या क्या बढ़ा है, ठीक है। आपने थायराइड चेक, जनरली मैं कुछ टेस्ट करवाने लगाता हूँ जब भी मेरे पास क्लाइंट आते हैं, ठीक है। और मैंने बोला था कि एक आप टेस्ट कर लो, थायराइड की कर लो, ठीक है, एक लिपिड प्रोफाइल कर लो, एक CBC कर लो, ठीक है। तो इसमें हम लोगों को CBC में भी थोड़ा सा ब्लड में क्या चल रहा है वो पता चलता है, ठीक है। लिपिड प्रोफाइल में आपका थोड़ा सा चल जाएगा, लीवर वगैरह वो हम लोग सारी चेक कर लेते हैं। बॉडी के टोटल जब फंक्शन हमको पता चलते हैं तब हम लोग उनको उस पर वर्कआउट करवाते हैं। बट जब आप बोलते हो कि मुझे फैटी लीवर है या फिर ओबेसिटी आया है, तो ये जनरली ऐसे ही नहीं आता है।
मैंने पहले ही बोला था कि आपकी दिनचर्या कैसी है, आपने क्या खाया क्या नहीं। फैट लीवर के पास आपका बहुत सारा फैट जमा हो जाता है, तो भी फैटी लीवर की तरफ जाता है। ठीक है, फिर हम लोग उनका डाइट चेंज करके वर्कआउट से भी हम लोग थोड़ा सा करवाते, बट फैटी लीवर पूरा रिकवर हो जाएगा ये मैं बता नहीं सकता हूँ। ठीक है, और जो थायराइड है, थायराइड सही में अगर बड़ा हो तो उसको कम भी कर सकते हैं, कम हो तो उसको नॉर्मल रेंज पर भी ला सकते हैं वर्कआउट और योगा से। सर फैटी लीवर ऐसा लग रहा है ना कि मुझे बहुत कॉमन होते चल रहा है, ड्रिंक, स्मोक, कोलेस्ट्रॉल एंड बेसिक चीज़ें उसकी वजह से। तो ऐसी कोई स्पेसिफिक एक्सरसाइज है, जिसे तो आपने पहले ही क्लियर कर दिया कि ये कम होना तो आई कांट प्रॉमिस, लेकिन कोई पर्टिकुलर एक्सरसाइजेस इसके लिए, सिर्फ फैटी लीवर के लिए? फैटी लीवर के लिए सर मैं योगा देता हूँ, और काफ़ी तरीके के योगा है। अगर वो बंदा जिम में आता है और मुझे बोलता है कि मुझे फैटी लीवर है, तो ठीक है, हम लोग उसका क्योर करवा देंगे। और ये जो है ये बंदों के जो लाइफस्टाइल होते हैं, उनका ओवर ड्रिंक, ज़्यादा कोलेस्ट्रॉल वाली चीज़ें खाना, ज़्यादा बर्गर पिज़्ज़ा स्टार्ची फूड खाना, और सीडेंट्री लाइफस्टाइल इनका। दिन भर बैठे हैं टीवी के सामने, बैठे ये खा रहे वो खा रहे ये खा रहे वो खा रहे, सारा कुछ जमा कर लिया है पेट में, एक कचरा कुंडी की तरह जमा कर लिया। उनको पता भी नहीं कि मुझे कार्ब कितने लोड करने हैं, प्रोटीन कितना लोड करना है, या फिर मेरे दिन भर में मुझे कितनी कैलोरीज चाहिए। ओवर कैलोरीज जाएगी तो ये सारी प्रॉब्लम सर उनको फेस करने पड़ेगी। सर दो चीज़ें यहाँ पे, एक ड्रिंक और स्मोक, ये बहुत कॉमन हो गया है, इतना कॉमन हो गया है कि फीमेल भी आजकल कंज्यूम कर रही है। आई एम नॉट सेइंग कि नहीं करना चाहिए, वो उनका पर्सनल ओपिनियन है, उनके लिए वो अगर उनको पटता है करना है तो करे, ना करना है तो ना करे। अब करना तो है, ठीक है, लेकिन ऐसी कोई चीज़ें है तो खराब। अब लेकिन कोई बताने के बाद भी सुनता नहीं है, कहता है कि एडिक्टेड हो चुका हो, या ऐसा हो चुका हो, वैसा हो चुका हो। तो इसके ऊपर कुछ ऐसा उपाय है, एक्सरसाइजेस या कोई सप्लीमेंट, जो कंज्यूम करने के बाद या जो प्रैक्टिस करने के बाद आपको अल्कोहल और स्मोक करने के लिए कंट्रोल कर सके? कंट्रोल होती है सर, एक ही एक्सरसाइज होती है। आपका ट्रेनर बहुत खड़ूस चाहिए। वो बोलना चाहिए सर आप पहले ड्रिंक छोड़ दो, ज़्यादा कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाएगा बॉडी में, ड्रिंक कर रहे हो उसके साथ कुछ चखना खा रहे हो, ये खा रहे हो वो खा रहे हो। ठीक है, तो डिपेंड करता है। और फीमेल के बारे में जनरली आपने पूछा कि वो स्मोकिंग करती है, तो स्मोकिंग करने से क्या हो जाता है, उनका ओवर स्मोकिंग करने से जब वो माँ बन जाती है तो अपने बच्चों को दूध नहीं पिला पाती है। ये जनरली देखा गया है कि उनका दिक्कतें आती है ये सारी चीज़ों की। और वो फीमेल ऐसा नहीं है, आजकल तो अभी जेनजी वाला काम है, तो आजकल कोई रोकने टोकने वाला तो है नहीं बंदों को। तो आप गांधी चौक में भी जाओगे, वो चाय टपरी में देखोगे तो वो स्मोकिंग करते हुए फीमेल दिखेगी, या फिर जनता कॉलेज की टपरी पर देखो तो वहाँ पर भी बहुत सारी फीमेल आपको स्मोकिंग करते हुए दिखेंगी। जब मेडिकल कॉलेज के भी काफ़ी स्टूडेंट है, तो मैंने सारी चीज़ें आँखों से देखी है स्मोकिंग करते हुए लोगों को। तो मैं ये बोलना चाहूँगा कि ये सारी चीज़ें हमारे बॉडी के लिए हार्मफुल है, ये ना ले तो अच्छी। सर अभी फीमेल की बात निकली है तो मैं इसको थोड़ा सा भी फीमेल सेंट्रिक या ओरिएंटेड बनाना चाहता हूँ। सर फीमेल्स में सबसे पहले मैंने एक चीज़ देखी है कि वो फिटनेस की तरफ जाते ही नहीं है। तो उनके पीछे कुछ रीज़न है कि मैं मैनली दिखूंगी या फिटनेस हमारे लिए नहीं है। अभी तो बहुत सारी फीमेल आ गई है, लेकिन फिर भी कुछ कुछ फीमेल्स बहुत ज़्यादा वर्कआउट करके वो फिज़िक अचीव कर लेती है जो एक मेल की तरह दिखती है। तो लोगों, मोस्टली फीमेल्स का देखने का नज़रिया चेंज हो गया है, उसके बारे में आप थोड़ा बताइएगा। सर कोई वर्कआउट करने से लड़की बॉडी बिल्डर नहीं बन जाती है। जनरल फिटनेस करने से वो एक स्टेरॉइड का पार्ट्स हो गया, बट हर फीमेल को वर्कआउट करनी चाहिए, क्योंकि उन मैंने बहुत नाउ आई एम 44 ईयर्स, तो मैंने ये सारी चीज़ें देखा है कि आप घर में मम्मी है, सिस्टर है, या फिर आपकी मिसेस है, आप वो सारी चीज़ें देखते हो, उनकी दिनचर्या देखते हो, इसका कर देना है, उसका कर देना है, ये बनाना है, वो बनाना है, बच्चे के स्कूल, ये वो सारी। इसमें उनको क्या मिला? उनको तो कोई टाइम ही नहीं मिला खुद के फिजिकल फिटनेस की तरफ ध्यान देने के लिए। तो थायराइड क्यों बढ़ा है? उनका वर्कआउट नहीं है, योगा नहीं है, कुछ नहीं है, डाइट जैसे है वैसे। आपका बचा हुआ तक खाना वो खा लेते हैं रात में, ठीक है, दूसरे दिन का भी बचा हुआ खाना वो मॉर्निंग में खा लेते। वो खुद अपनी इंजरी बताते नहीं कि मुझे ये हुआ वो हुआ, यहाँ लगा वहाँ लगा, ये कुछ नहीं बताते, ठीक है। तो हमको देखना चाहिए कि वो हमारे लिए इतना कर रहे हैं तो हम उनके लिए कितना कर रहे हैं, ठीक है। तो आप अगर आपकी फीमेल है घर में कोई भी, जैसा मैं एक बताना चाहता हूँ कि मेरी मिसेस है,
ठीक है, मैंने स्टार्टिंग में उनका स्ट्रगल लाइफ देखा है, और खुद का कमाना, खुद खाना और खुद के भरोसे पढ़ाई करना और अचीवमेंट करना, जॉब भी खुद के भरोसे पर कर लिया उन्होंने। तो एक अपने घर का प्रैक्टिकल बताता हूँ कि बच्चों का रेडी करना है मॉर्निंग में, फिर हस्बैंड के डाइट्स बनाने, फिर शाम में फिर बच्ची आती है, फिर हम लोग ऑफिस से आएंगे, फिर खाना बनाना है, फिर बच्चों का स्टडी लेना है, फिर ये दिनचर्या चलती है। तो फीमेल में जब वो वर्कआउट करती थी, नियर अबाउट 7 साल 8 साल उन्होंने वर्कआउट किया, गोल्ड मेडल अचीव किए, नेशनल लेवल पर गई है, बॉक्सिंग खेला है, जूडो खेला है, सारे के सारे कर लिए। बट वो बिफोर मैरिज ये सारी चीज़ें बिफोर मैरिज कर लिए। तो मैंने तो कभी देखा नहीं कि उनके बॉडी में इतने हार्मोन्स चेंज हो गए कि वो बॉडी बिल्डर दिखना शुरू हो गई। बट बंदी श्रेडेड दिखती थी कि नहीं ठीक है यार, फिटनेस है, अच्छा है, सही है, ठीक है। आफ्टर प्रेगनेंसी क्या हो जाता है कि उनके सारे हार्मोन्स डगमगा जाते हैं, मीन्स एक थायराइड वगैरह बढ़ जाता है, ठीक है, बीपी शुगर का ये सारा प्रॉब्लम हो जाता है। ये सारी तो प्रॉब्लम है नहीं, बट वो बता रहा हूँ कि ये सारी चीज़ें उनको फेस करनी पड़ती है, एक हमारे घर की फ़ीमेल रहे या किसी भी घर की फ़ीमेल रहे। तो मैं उनसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि आप 1 घंटा तो भी वर्कआउट के लिए निकालें, 15 मिनट 20 मिनट का उसमें योगा ऐड कर लिए, 15-20 मिनट का वार्म अप और स्ट्रेंथ ट्रेनिंग बहुत ज़रूरी है आप लोगों को, क्योंकि आफ्टर प्रेगनेंसी वो बॉडी का जो कैल्शियम होता है वो भी चला जाता है। 1 प्रेगनेंसी होगी आपकी, 2 प्रेगनेंसी होगी, प्लस आपकी प्रेगनेंसी में आपको सीजरिंग हुआ है क्या, कैसे स्टिचेस लगे हैं, क्या लगे हैं, तो ये भी सारी चीज़ें डिपेंड करती है आपके फिर बाद में वर्कआउट क्या होनी चाहिए। क्या सर, मुझे लगता है ना सही ट्रेनर्स भी नहीं है, स्पेसिफिकली फॉर वुमेन। एक ट्रेनर ना मेल और फीमेल में कैटेगराइज करना भूल जाता है कि फीमेल फिजिक अलग है, उसकी हेल्थ अलग है, उसके हार्मोन्स अलग है, मेल के अलग है। मैंने मोस्टली देखा है कि जो छोटे शहर या बड़े शहर भी जिनको नॉलेज नहीं, जैसे आपने कहा कि जो ट्रेनर ढंग से नहीं ट्रेनिंग सीख सकते खुद, तो दूसरों के क्या ही ट्रेन करेंगे। तो मेल को भी वैसे ही ट्रेन कर रहा है और फीमेल को भी वैसे ही ट्रेन कर रहा है। तो मुझे लगता है ना ये ट्रेनर ही फीमेल के फिटनेस के यानी गोल्स को अचीव करने के सबसे बड़े ड्रॉबैक है, बिकॉज दे डोंट हैव अ गुड नॉलेज। तो आड़ी टेढ़ी एक्सरसाइज करा देते हैं। आपने इसके पहले एक छोटा सा पॉइंट बोला था कि फीमेल्स को मेंस्ट्रुएशन साइकिल होती है एंड वो सब उस फेज से जाते तो इनको पता ही नहीं होता है। तो उसके लिए आप क्या कहना चाहोगे? सर फीमेल्स में तो ये सारी प्रॉब्लम होती है कि उनके पीरियड्स में मूड स्विंग ज़्यादा हो जाते हैं, ठीक है। किसी को एब्डोमिनल पेन ज़्यादा हो जाते हैं पीरियड ड्यूरिंग पीरियड्स, ठीक है। और मूड स्विंग होना, हेडेक होना, बॉडी में कोई तो भी पार्ट में ज़्यादा पेन होना, ये सारा उनसे सफरिंग करनी पड़ती है। एक आपको हल्का सा एग्जांपल दूंगा। पुलिस डिपार्टमेंट में एक प्रीति करके है, मेरी मिसेस की फ्रेंड है वो। तो मेरी मिसेस बता रही थी कि वो बारिश आ रही है, बारिश में वो बंदा नहीं क्या मैराथन करवाने वाला है उसको, तो बारिश में उसको दौड़ा रहा है, बट वो ये नहीं जान ले रहा है कि आप सफरिंग कहाँ से कर रहे हो, ठीक है। बंदा दौड़ा है, लड़की को वही पीरियड्स आ गए और वो ब्लड भी जा रहा है, वो बगैर बंदा बता नहीं रहा है कि बस स्टॉप नहीं। तो बंदी ने बताया कि ऐसा ऐसा प्रॉब्लम है। फिर मेरे मिसेस ने बोला कि सर आप तो हमको जब वर्कआउट करवाते हो तो आपने बोला है कि आपका 3 डेज़ आप वर्कआउट मत करो। मेरा एक है कि मैं किसी को इंजर्ड ना करूं, फीमेल को फीमेल की तरह से ट्रीट करूं और मेल को मेल की तरह से ट्रीट करूं, ठीक है। बट उनका वो जो पीरियड ड्यूरेशन रहता है उसमें आप अगर उसको ओवरलोड वर्कआउट दे देते हो तो आपको उनका ब्लड भी ज़्यादा जाना शुरू हो जाता है, ठीक है। वो स्ट्रेस माइंड से गुजरना रहता है उनको, फिर आप उनको लोड दे रहे हो जबकि उनको रेस्ट की ज़रूरत होती है उस टाइम में। तो मैं किसी भी फीमेल को ये नहीं बोलता हूँ कि आप इतने टाइम में आप स्क्वाट कर लो, ये कर लो, वो कर लो। बस हल्का फुल्का योगा वार्म अप करो, ये आपके लिए 3 से 4 दिन का या फिर 5 डेज़ का सफिशिएंट है। ये सारी चीज़ें होती है सर। सही कहा सर आपने, यही लोग ये ट्रेनर्स समझ नहीं पाते। मुझे लगता है ना नॉलेज की कमी है उनमें ही। नॉलेज की भी कमी है और उन्होंने कभी यानी इस पर कभी सोचा ही नहीं। बस उनको पता है कि, और फीमेल भी डरती है ना कि मैं ये सारी चीज़ें कैसे बताऊँ हमारे सर को। बट मेरे साथ ऐसा कभी कुछ नहीं हुआ। जब भी मेरे पास आती है फीमेल्स, वो बोलती है सर मुझे 2 महीने से 3 महीने से पीरियड्स नहीं आए, तो मैं जान लेता हूँ कि इनको PCOS या PCOD की प्रॉब्लम्स है। वो एक फर्टिलाइज होते नहीं उनके, और वो जो जल्दी ही निकल जाते हैं
और वो प्रेगनेंसी रुकती नहीं है उनके उनमें भी थोड़ा सा एक लाइफस्टाइल का थोड़ा सा प्रॉब्लम है। वो कोल्ड ड्रिंक ज़्यादा इंटेक करते हैं, वेफर चिप्स ये सारी बाहर की चीज़ें, नूडल्स मंचूरियन हो गया, उसमें जो अजीनोमोटो वगैरह आती है, ये सारी प्रॉब्लम क्रिएट करती है उनको, जो पीसीओएस और पीसीओडी के तरफ ले जाती है। इनमें थोड़ा सा हम लोग वेट ट्रेनिंग ज़्यादा करवाते हैं। सर आपने एक पॉइंट कहा था अभी कि प्रेगनेंसी के बाद हार्मोनल चेंज हो जाते। मुझे सिर्फ एक चीज़ जाननी है सर कि प्रेगनेंसी के कितने टाइम बाद एक वुमेन को स्ट्रेंथ ट्रेनिंग स्टार्ट कर देनी चाहिए? हाँ तो सर वो जो उनका अगर सीजर अगर हो गया होगा तो हम लोग देखते जब भी हमारे पास आते हैं कि 6 मंथ है। नहीं सर, सीजर की बात नहीं कर रहे, सिंपल नॉर्मल डिलीवरी। अगर सिंपल नॉर्मल डिलीवरी उनकी हो गई होगी तो आफ्टर 6 मंथ भी वो वर्कआउट के लिए आ सकते हैं। अगर उनकी नॉर्मल डिलीवरी नहीं हो गई होंगी, सीजरिंग अगर हो गया होगा, तो फिर डिपेंड करता है उनके स्टिचेस में कोई प्रॉब्लम तो आना शुरू नहीं हुआ। क्योंकि जब हम लोग उनको एब्डोमिनल्स वगैरह वर्कआउट देना स्टार्ट करते, मैंने एक्सपीरियंस लिया है उस चीज़ का, तो उनको सडनली वहाँ पेन होना शुरू हो जाता है जहाँ स्टिचेस वगैरह लगे। तो देखते हैं, अगर आप ये वर्कआउट नहीं कर सकते हो तो वो वर्कआउट करो, बट आफ्टर 6 मंथ या फिर 1 ईयर्स पकड़ लो। हम लोग बोलते हैं कि आप थोड़ा सा रेस्ट ले लो, क्योंकि बच्चा भी फीडिंग पर होता है ना, ऐसा। सही बात। सर अब आते हैं मोस्ट कंट्रोवर्शियल टॉपिक, दैट इज स्टेरॉइड। स्टेरॉइड लेते हैं लोग, और मुझे लगता है ना जो कंपटीशन में खेल रहा है उसको लेना भी चाहिए, और जो कंपटीशन नहीं खेल रहा है वो तो उसका पर्सनल ओपिनियन होगा। सर दो बताइए सिर्फ चीज़ें। सबसे पहले, अगर नॉर्मल बंदा है तो क्या सही में वो विदाउट स्टेरॉइड वो फिजिक, ड्रीम फिजिक जैसे सेलिब्रिटी या बॉडी बिल्डिंग कॉम्पिटिशन वाले बनाते, वैसा बना सकता है? सर वो जेनेटिक पर भी डिपेंड करता है। मैंने एक आपको एग्जांपल दिया था आदिवासी बंदों का, जो ये जो बंदे होते हैं ना, इनके जेनेटिक्स बहुत अच्छे होते हैं। तो एक हेमंत मडावी कर भी था मेरे पास, जब बाजू के 2 बंदे स्टेरॉइड साइकिल पर है और आप उसको देखते हो वापस प्लेटफॉर्म पर, तो वो बंदा इतना स्ट्रेडेड दिख रहा है, बट उसकी वर्कआउट वैसे थी, उसके डाइट्स वैसे थे, तो वो अचीवमेंट कर सकता है, बट उसको थोड़ा सा पेशेंस लगेगा। मीन्स नियर अबाउट ये साइकिल वाला 1 ईयर में 4 to 5 kg का मसल मास ये कर लेगा, कवर कर लेगा। बट वो नॉर्मल जो बंदा होगा उसको वही मास गेन करने के लिए उसको थोड़ा सा 2 साल 3 साल लग सकते हैं। यानी टाइम लगेगा, लेकिन शायद वो आपके जेनेटिक्स के हिसाब से अचीव हो भी जाए। सर सेकंड मेरी चीज़ है, अगर कोई नॉर्मल फिजिक चाहता है, नॉट अ बॉडी बिल्डिंग लेवल, बट ठीक है थोड़ी सी चाहता है, क्या वो स्टेरॉइड्स लेना चाहिए उसे? सर स्टेरॉइड बने ही ह्यूमन के रिसर्च से, ठीक है। जैसा प्लेग में वगैरह वो देते थे स्टेरॉइड, ठीक है। तो उस हिसाब से वो सारी आपको जो भी प्रॉब्लम्स होती थी, बीमारियां होती थी, उस पर ये स्टेरॉइड बना हुआ है। वो आपके हार्मोन्स को बढ़ाती है। जब आप स्टेरॉइड इंटेक करते हो तब आपके हार्मोन्स अलग काम करने शुरू हो जाते हैं। जहाँ आपका प्रोडक्शन कम हो रहा है टेस्टोस्टेरोन का नॉर्मल लेवल में, वो स्टेरॉइड साइकिल में हेवी हो जाएगा। तो नॉर्मल पर्सन को ना ही लिए तो बेटर है? मैं तो सजेशन दूंगा कि नॉर्मल पर्सन ना ही ले स्टेरॉइड, तो अच्छी बात है, क्योंकि एक बार जब आप स्टेरॉइड साइकिल में फंस जाते हो ना, फिर उससे निकलना बहुत मुश्किल हो जाता है। क्योंकि आपने देखा है जब आप स्टेरॉइड लेते हो तो आपका टेस्टोस्टेरोन आपने बढ़ा दिया है, ठीक है। उसमें भी बहुत सारे वेरिएंट होते हैं, मैं बताना नहीं चाहूँगा, क्योंकि फिर पब्लिक को ओपनली पता चल जाता है कि मुझे लेना क्या है, कितना लेना है। उनको तो पता चल जाता है लेना है, बट उसका पीसीटी नहीं पता है उनको। पोस्ट साइकिल थेरेपी जो होता है, जो बॉडी में डाला हुआ है, फिर उसको आपने पूरे मसल इंजूर्ड कर दिए, फिर उसको रिकवर करने के लिए आप एक पीसीटी ले रहे हो, पोस्ट साइकिल थेरेपी। तो इसलिए मैं कभी ओपनली किसी को बताता नहीं हूँ, क्योंकि मैंने भी काफ़ी वर्कशॉप की है स्टेरॉइड के बारे में, और मेरा हर साल ही अपडेट रहता है। सर अभी आपने बहुत अच्छा पॉइंट कहा, पीसीटी पोस्ट साइकिल थेरेपी, ये बहुत से कम लोगों को पता था पहले, लेकिन अब से जब से सोशल मीडिया एंड ऑल आगे रहे, ये लोगों को अवेयरनेस आने लगी। सर मेरा एक क्वेश्चन है, जो सेलिब्रिटी होते हैं वो तो बहुत जल्दी फिजिक बनाते हैं, उनकी फिजिक उतर भी जाती है, उनके पीछे शायद उतनी बड़ी टीम हो, है ना, पैसा लग रहा है कि बॉडी बिल्डिंग इज़ एक्सपेंसिव थिंग। और हमारे जो बच्चे हैं या जो लोग हैं जो उस लेवल की ड्रीम फिजिक अचीव करना चाहते हैं, लेकिन उनके पीछे उतनी टीम नहीं है,
उनको पता ही नहीं है कि कहाँ से लेना है, कैसे लेना है। जैसे कि आपने कहा कि बराबर उनको नॉलेज नहीं होता तो फिर कुछ भी डाल लेते हैं, फिर हेल्थ ख़राब कर लेते हैं, फिर किडनी ख़राब हो गई है, मैन बोब्स आ गए हैं, तो ये भी रीज़न आते हैं। तो मुझे ऐसा ऐसा लगता है कि अगर करना है तो टॉप नॉच लेवल से करो, अगर आपको साइकिल चलानी है तो ना करो। इसके ऊपर आपका क्या कहना है? सर मैं काफ़ी दिन से बॉडी बिल्डिंग फील्ड में हूँ, मैंने खुद भी बॉडी बिल्डिंग की है। तो हमारे टाइम में तो वो सब सारी चीज़ें होती नहीं थी, बट ये अभी 8-10 साल के ड्यूरेशन में ये सारी चीज़ें बढ़ गई है स्टेरॉयड साइकिल्स की। तो बंदे ने अगर साइकिल डाल दी है और अगर उसको बहुत बड़ा अचीवमेंट लेना है खुद को कि मुझे इंडिया में प्रेजेंट करना है खुद को या ये, तो वो ले सकता है, बट आपका फिर कोच भी वैसा चाहिए और आपका जेब भी वैसा चाहिए। ठीक है, आपकी साइकिल हो गई है 30,000, 40, 50,000, 60,000, 1 लाख तक की आपकी साइकिल्स है। ठीक है, कुछ साइकिल 8 से 10,000, 5,000 से भी स्टार्ट हो जाती है। स्टार्टिंग का जो ड्यूरेशन होता है वो 5 से 10,000 के से इसमें स्टार्ट हो जाता है। बट जब आप जीएस डालते हो, ग्रोथ हार्मोन्स, तब आपकी साइकिल की रेंज बढ़ जाती है। फिर उसके ऊपर भी कुछ है, फिर उसके ऊपर भी कुछ है। वो आपको, जब तक आपके पास बहुत अच्छा नॉलेज वाला बंदा ना हो, देखो स्टेरॉयड तो हम करेगा ही, बट जब तक अच्छा नॉलेज ना हो उसके पास, आप साइकिल मत करो, मत करो और मत करो। क्योंकि जब आप आपके नेचुरल प्रोडक्शन बंद कर देते हो ना ये एक्सटर्नल लेकर, तो आप देखना कि कभी भी श्रेडेड नहीं दिखोगे। आपका एक ड्यूरेशन जाएगा 3 महीने 6 महीने में आप श्रेडेड हो। जैसा आपने बोला अभी, वो सोशल मीडिया पर बंदे बता, ये मारने से ट्राइसेप बनेगा, ये मारने से लॉन्ग हेड बनेगा, ये मारने से शॉर्ट हेड बनेगा। सब फेक चीज़ है। वो क्या होते हैं, जब वो साइकिल पर होते हैं तभी आपको बताते हैं। एक तरुण गिल साहब का मैं आपको एग्जांपल दूंगा। उन्होंने खुद बोला है कि भाई स्टेरॉयड मत लो। ठीक है, यतिंदर सिंह सर का देख लो, उनका भी एक लास्ट ये है कि स्टेरॉयड नहीं लेना चाहिए। क्यों नहीं लेना चाहिए? क्योंकि उन्होंने वो जर्नी को फेस किया है। ठीक है, वो जब दिखते आपको श्रेडेड, आपको बोलते हैं कि ये आपको ऐसा करना चाहिए। वो यूट्यूबर है, पैसे कमा रहे, बट आपको भी ये देखना चाहिए कि हम लोग सही में वो उस टाइप के है क्या। ठीक है, क्योंकि आपने भी खुद बॉडी बिल्डिंग देखा, आपकी जिम में ट्रेनर है या कोई भी बंदा है, वो साइकिल पर है 6 मंथ 3 मंथ्स आपको अच्छा दिखेगा, श्रेडेड दिख रहा है बंदा, कट डाउन अच्छे दिख रहे हैं उसके बॉडी के, बहुत ही बढ़िया दिख रहा है। बट आप जब उसको देखते हो आफ्टर 2 मंथ, आफ्टर 4 मंथ, जब उसका कंपटीशन हो गया, तब आप उसको शर्ट निकालने के लिए बोलो, वो सेम आपके तरह दिखेगा। सही बात है। और सर आपने बहुत अच्छा पॉइंट कहा। ये आजकल के जो इन्फ्लुएंसर्स हैं, सो कॉल्ड इन्फ्लुएंसर्स, इन्होंने मार्केट इतना ख़राब कर रखा है किसी भी फील्ड में, चाहे एजुकेशन हो, हेल्थ हो, कुछ भी हो, कुछ भी जाके बोल देंगे, कह देंगे। और बेचारे हमारे जो आज की जनरेशन है वो भेड़ बकरियों की तरह उनको देख के, हाँ इन्होंने मार लिया, बना लिया, चले करने के लिए। आपने बहुत अच्छा पॉइंट किया सर। चिल्ला कर अगर आप कोई चीज़ बेचोगे, झूठ तो झूठ भी उस टाइम में सच हो जाता है। ये अच्छा था। मैंने जैसे बोला कि 3 मंथ्स उसने वर्कआउट कर लिए, बहुत श्रेडेड दिख रहा है, उसने बोला कि आपने क्या सत्तू पीठ खा लो या फिर चने खा लो 100 ग्राम तो आपकी बॉडी बन जाएगी। आपने बिल्कुल यकीन मान लिया और देखना कि बंदे वही स्टार्ट कर लेंगे। वही तो ट्रेंड चल रहा है सर, जो यूट्यूब पे आता है, जो इंस्टाग्राम पे आता है, लोग उसको इतने जल्दी दीमक की तरह अडेप्ट कर लेते, खा लेते कि जैसा मेरी तो बॉडी बनी। सर पब्लिक बहुत नहीं क्या सीधी सादी है, उनको नहीं समझती है सारी चीज़ें। जब तक वो ये सारी चीज़ों को फेस नहीं करते ना, वो होते हैं फिर इंजरी लेकर बैठ जाते। सर अब हमारे पॉडकास्ट के आखिरी चरण पे आ गए। उसमें एक पॉइंट है जो मेरा है, स्कूलिंग फिटनेस एजुकेशन। आजकल के क्या, पहले भी स्कूल में जब हम भी पढ़ते थे ना, फिटनेस को उतना इम्पोर्टेंस नहीं देते थे। मुझे ऐसा लगता है कि स्कूल्स में ये चीज़ें सिखानी चाहिए। जैसे सेक्स एजुकेशन एक टैबू की तरह माना जाता है, वैसे स्कूल में नहीं सिखाते, लेकिन सिखाना चाहिए। मुझे लगता है ना, फिटनेस भी स्कूल में सिखाना चाहिए। हमारे स्कूल के टीचर्स तो बेचारे बच्चों के पीरियड खा जाते हैं, क्लास खा जाते हैं स्पोर्ट्स के। उनके लिए आप कोई राय देना चाहेंगे सर? देखिए स्कूल में तो ये सारी चीज़ें सिखानी ज़रूरी है, बट एक वो बच्चे का जो ड्यूरेशन होता है उस पीरियड में, कि आप उसको पीटी का एक क्लास देते हो, उसमें आप स्पोर्ट करवाते हो उसमें, तो भी काफ़ी अच्छी चीज़ है। वो 4 स्टैंडर्ड 5 स्टैंडर्ड तक या 10 स्टैंडर्ड तक चला जाता है, अच्छी बात है। फिर उसके बाद में उसके हार्मोन्स भी वैसे काम करने लगते हैं, तो उसको भी काफ़ी, एक जो एथलेटिक बंदा है किसी स्पोर्ट में है तो वो तो सही है। बट जो नहीं करते हैं उनको पेरेंट्स लोगों ने बोलना चाहिए कि आप वर्कआउट करो,
चाहे वो किसी स्पोर्ट में करो, किसी जिम में करो या कुछ भी करो। आप योगा कर सकते हो, आप फुटबॉल खेलने जा सकते हो, आप वॉलीबॉल खेलने जा सकते हो, आपके बॉडी के मेटाबॉलिज्म को आप एक अच्छी लाइन दे सकते हो, ठीक है। आपका मेटाबॉलिज्म अच्छा हो जाएगा, उससे आपकी लाइफस्टाइल अच्छी हो जाएगी। अगर आप अगर थकते हो तो जल्दी सो भी जाओगे और आपका दिमाग भी अच्छे तरीके से काम करना शुरू कर देगा। तो एजुकेशन के डिपार्टमेंट में ये सारी चीज़ें होनी चाहिए और एक स्पोर्ट टीचर भी मुझे लगता है कॉलेज में, स्कूलों में लेना चाहिए। सो सर, आपसे बात करके बहुत बहुत अच्छा लगा सर। अब हम हमारे पॉडकास्ट के लास्ट पड़ाव पर है। इट्स काइंड ऑफ रैपिड राउंड। जो भी आपके जहन में पहला जवाब आता है आप दे दीजिएगा। सही है गलत है हम बाद में देखेंगे, लेकिन सर रैपिड चाहिए, ठीक है। सर, आपके लिए फिटनेस क्या है, एक वर्ड में बताइए। एक बॉडी को अच्छा रखने का जरिया, मेंटल हेल्थ को अच्छा रखने का जरिया। अगर आपको कोई एक एडवाइस देने हो यंग हेमराज को, जो आज से 30-40 साल पहले का हेमराज था, उसको कुछ अगर आपको जाके एक एडवाइस देनी है तो क्या दोगे? अगर मैं वो खेमराज हूँ जहाँ पर मैं था, तो ऐसे गुरुजी से बचो। ऐसे गुरुजी को ऐसे specify गुरुजी कीजिए। नॉलेज कम होते, बताते बहुत ज़्यादा है, नहीं क्या। ऐसे गुरुजी से बचो। सर, एक एडवाइस जो आप हर पेरेंट्स को देना चाहोगे कि अपने बच्चों के फिटनेस के बारे में ये ध्यान रखिए। स्टडी के साथ साथ उनका फिटनेस की तरफ ध्यान भी देना बहुत ज़रूरी है। उनकी मेंटल हेल्थ अच्छी रहती है उससे। तो देखिए कि आपका बच्चा 1 घंटा कहीं स्पोर्ट में इन्वॉल्व हो तो उसके लिए बेटर रहेगा। सर, कोई भी एक ऐसी हैबिट जो एक पर्सन, नॉर्मल पर्सन हो या फिटनेस वाला हो, बॉडी बिल्डर वाला हो, वेट लिफ्टर वाला, कोई भी हो, कोई एक ऐसी आदत उनमें होनी चाहिए जो उनको एक अच्छी हेल्थ के लिए हेल्प करेगा। डिसिप्लिन, डाइट एंड न्यूट्रिशन और ख़राब चीज़ों से बचना चाहिए, स्मोकिंग, ड्रिंकिंग। सर, लास्ट एक ऐसी एडवाइस हमारे ऑडियंस के लिए, कोई भी एडवाइस। फिटनेस का फंडा है तो वही बात रहेगा, फिटनेस पर ध्यान दो, डाइट पर ध्यान दो। प्लीज़ 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 अपने बच्चों को कोल्ड ड्रिंक, दारू, सिगरेट, चिकन मंचूरियन, मंचूरियन, नूडल्स, इन सारी चीज़ों से दूर रखें और खुद भी दूर रहिए। आपकी मेंटल हेल्थ अच्छी रहेगी तो आपके बच्चों की भी अच्छी रहेगी। सही बात है। तो आई थिंक दिस वाज रियली ग्रेट पॉडकास्ट। वैसे तो बहुत सारे टॉपिक है सर, लेकिन अगेन एक एपिसोड में डालना बहुत इम्पॉसिबल टाइप हो जाता है, लेकिन हम ज़रूर इस टॉपिक को एलाबरेट करने के लिए एक और एपिसोड लेके आएंगे। तब तक के लिए प्लीज़ आज की जितनी भी बातें सर ने आपको बताई है, अच्छी बुरी, आप प्लीज़ इसको अपने डे टू डे लाइफ में अडेप्ट करने की कोशिश करिए। एंड टिल नेक्स्ट एपिसोड, प्लीज़ लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब एंड शेयर विथ योर फ्रेंड। थैंक यू वंस अगेन फॉर वॉचिंग दिस एपिसोड।